डेमियन ने सबसे पहले कार्रवाई की। उसने तेजी से अपने हाथ अपने चेहरे पर ले जाकर कीट की त्वचा को फाड़ दिया, जिससे एक चमकदार सुनहरा मुखौटा सामने आ गया। मुखौटे के नीचे उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उनसे एक बर्फीली आभा निकल रही थी। आंखों के बीच का खाली स्थान ही एकमात्र दिखाई देने वाली विशेषता थी, जिस पर तरुण की निगाहें टिकी हुई थीं। तरुण की निगाहें अपने सामने मौजूद विद्यार्थियों द्वारा बिखेरे गए मोहक आकर्षण पर टिकी हुई थीं। उन्होंने सुनहरे मुखौटे की जटिल बारीकियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, फिर भी वे उससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहे। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि मुखौटे में छिपाने की एक शक्तिशाली क्षमता थी, जो उन्हें कार्डिनल डेमियन के असली रूप को उजागर करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने से रोक रही थी। वाह वाह, मुझे लगा था कि हम प्रगति कर रहे हैं और आखिरकार मैं तुम्हारा असली चेहरा देख पाऊंगा। किसने सोचा होगा कि तुमने पहले वाले भेष के नीचे एक और भेष छिपा रखा है। तुम कब से ये कीट का खेल खेल रहे हो? तरुण ने शरारती अंदाज में पूछा, साथ ही साथ युद्ध के लिए तैयार मुद्रा बनाए रखी। कार्डिनल की हरी ज्वालाएं तीव्र हो गईं, जो उनकी बढ़ती गंभीरता का संकेत थी। तरुण वातावरण में आए बदलाव को महसूस कर सकता था। अचानक एक जोरदार धमाके और गड़गड़ाहट की आवाज ने तरुण का ध्यान आकर्षित किया। उसने मिनोटॉर की ओर रुख किया, जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था, हालांकि वही उनका प्रारंभिक प्रतिद्वंद्वी था। मिनोटॉर ने अपने डोमेन को उजागर किया, जिससे उसके सिर पर एक टिमटिमाता हुआ टूटा हुआ मुकुट प्रकट हुआ। कार्डिनल की आंखों में बदलाव आया, हालांकि उन्होंने अभी भी अपना मास्क पहन रखा था। तरुण अपनी भावनाओं को देख नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था कि हालात एक बिल्कुल नए स्तर की कठिनाई में बदलने वाले हैं। युद्ध देवता जादूगर अकादमी में आपातकालीन स्थिति। एल्डर लात्विया शहर में रक्तचंद्र युद्ध के दौरान उत्सर्जित शक्ति का स्तर हमारे अनुमानों से कहीं अधिक हो गया है। एक युवा जादूगर चिल्लाते हुए एल्डर अल्फ्रेड की चोटी की ओर दौड़ा। आलस से इधर उधर लेटे हुए बूढ़े व्यक्ति ने पास आते हुए जादूगर को देखकर झुंझलाहट से कराहते हुए कहा, बीट्रिस, कृपया इस उपद्रवी से छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। तुम कोई भी बहाना बना लो, बस मुझे उससे निपटना न पड़े। एल्डर अल्फ्रेड ने कहा, उनकी खर्राटे की आवाज से उनकी नाक लगभग फड़कने लगी थी। त्रिशा किनारे से देखती रही जब उसके स्वामी ने उसे एक ऐसा आदेश दिया जिसे पूरा करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं ऐसा नहीं करूंगा, स्वामी जी। किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। आपको अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसने जवाब दिया, उसका चेहरा ठंडा और भावहीन बना रहा। अहसान फरामोश शिष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गुरु से इस तरह बात करने की? और यह मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। मुझे तो उस दीन ने ही जिम्मेदारी सौंपी थी। वह हमेशा से मेरे लिए कांटा बना हुआ है, लगातार मेरी नींद कम करने की कोशिश करता रहता है। अब और बर्दाश्त नहीं। मेरी नींद में खलल डालने वाले हर किसी को मैं मार डालूंगा। एल्डर अल्फ्रेड चिल्लाए। शुरू में तो वह शांत था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी कीमती नींद खतरे में है, तो वह गुस्से से भड़क उठा और संदेश पहुंचाने वाले युवा जादूगर को उठाकर ले गया। त्रिशा अपने स्वामी को कई दिनों बाद पहली बार हिलते डुलते देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने उसे प्रेरित करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे थे। डीन उन्हें लगातार अधिक काम सौंपते रहे, जिसके कारण उन्होंने शिष्यों को प्रशिक्षण देने से सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया। हालांकि बीट्रिस जानती थी कि वह विशाल ज्ञान भंडार वाला एक कुशल कारीगर था, लेकिन उसकी आलस्य निस्संदेह एक बड़ी कमी थी। सुरक्षित वापस आइएगा, स्वामी जी। बीट्रिस ने अपने गुरु को अकादमी से प्रकाश की एक किरण की तरह विदा होते हुए जाते हुए देखा और मन ही मन फुसफुसाया। फिर वह उस किताब को पढ़ने के लिए लौट गई जो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे पढ़ने के लिए दी थी। किताब के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन अंदर की सामग्री सुरक्षित थी। पहले पृष्ठ पर एक शीर्षक था, भ्रम की डोरियां, कठपुतली कलाकार की कला का अनावरण। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच ओर्क्स के राज्यों के निकट रसातल क्षेत्र के अंदर। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हम तुम्हारे सिर से ताज उतार सकते हैं, आथ ने बड़बड़ाते हुए कहा। वे पूरे दिन से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ताज बेअसर हो जाए, जिससे आरव अपनी सामान्य स्थिति में लौट सके और अपनी माना शक्ति का उपयोग कर सके। बस कुछ और मिनट, ये जल्द ही होने वाला है, अवनी ने कहा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, नाइट ने कहा। जेम्स द्वारा उन्हें ये समझाने के बाद कि इगोर उन्हें 5 दिन कहाँ बिताने के लिए कह रहा है, वे सभी रसातल के बाहरी घेरे के युद्ध क्षेत्र में गहराई तक जाने के लिए उत्सुक थे।
हालांकि यह रसातल युद्ध क्षेत्र का केवल बाहरी घेरा था, लेकिन यह एक ऐसी जगह थी जहां दूसरी विमाओं की जातियों के प्रतिभाशाली लोग जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों में संलग्न होते थे। वे जितना अधिक समय तक रुकते उतना ही अधिक लाभ मिलता, लेकिन साथ ही साथ खतरा भी उतना ही अधिक बढ़ जाता। और जैसे जैसे उनकी साधना का स्तर बढ़ा, रसातल के युद्ध क्षेत्र के किनारे पर फंसे रहने के बाद उनमें आत्मविश्वास जागा और वे दूसरों के खिलाफ अपनी ताकत आजमाने के लिए उत्सुक हो गए। अंत में लाल रंग का मुकुट एक गुनगुनाहट भरी ध्वनि उत्पन्न करने के बाद सफेद रंग में बदल गया और आरव के सिर से तैरता हुआ उसके हाथों पर धीरे से आ गिरा। ये देखकर सभी ने जयकार की। novelfire.com पर विशेष कहानियां खोजें। इस बीच आरव जड़वत होकर जमीन पर खड़ा रहा, वह अपने साथ हो रहे अनुभव को समझने में असमर्थ था। उसकी माना शक्ति, जो अब तक अवरुद्ध थी, अब प्रतिबंधित नहीं रही और उसे एक बार फिर उसके शरीर में प्रवाहित होने का अवसर मिला। जब उसकी ऊर्जा उसकी नसों और रक्त प्रवाहों में प्रवाहित होकर उसके पूरे शरीर में फैल गई, तो उसे अविश्वसनीय संतुष्टि का अनुभव हुआ, जिससे वह अपने उस माना पूल से फिर से जुड़ सका जो गायब हो गया प्रतीत होता था। हालांकि यह आश्चर्यजनक अनुभूति ही वह चीज नहीं थी जिसने उसे चौंका दिया। उसने जल्दबाजी में अपने सभी गोलेमों को बुलाया, जिसमें सिस्टम स्पिरिट भी शामिल था। आरव ने मुकुट को वापस पहनकर सबको चौंका दिया। इस घटना के बावजूद वह अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित नोटिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करता रहा, इस उम्मीद में कि अगली बार जब वह ताज हटाएगा तो उसे इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा। माना प्रवाह पुनः प्राप्त हुआ। नए आंकड़े स्वाभाविक रूप से जोड़ 1-0 से बढ़ गए। 4 RABET क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्केन लॉकडाउन के कारण माना तक पहुंच पर 24 घंटे की पाबंदी के चलते मानसिक क्षमता में जोड़ 2 की वृद्धि हुई। स्टेटस टैब। नाम आरव गॉर्डन्स। जाति मानव। स्तर 24। स्तर 2 निम्न। अगले स्तर तक पहुंचने का अनुभव 82,000/2 लाख। गुण शक्ति 104, चपलता 55, सहन शक्ति 65, मानसिकता 12-1-2। माना 3679/5000 पुनर्प्राप्त हो रहा है। संबंध पृथ्वी उच्च जोड़ अग्नि उच्च जोड़। उपलब्ध अंक 9। सिस्टम अंक 142,007। आरव को ये पता चलने के बाद कि आयरन ब्रेसेस उसकी सहन शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, वह अपनी अन्य क्षमताओं को स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षित करना सीखने के लिए काफी उत्सुक रहा है। हालांकि वह इस प्रणाली को अत्यधिक शक्तिशाली मानता था और यह मानता था कि यह उसे सहजता से एक उच्च स्तर तक पहुंचा देगी, लेकिन वह केथरा के साथ जो हुआ उसे भुला नहीं पा रहा था। वह दोबारा इस तरह से अचानक हमले का शिकार होने से इनकार कर रहा था और इसके बजाय अपनी क्षमताओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की पहल करना चाहता था, जिससे वह अपने माना पूल पर निर्भर किए बिना भी किसी भी जादूगर का सामना कर सके। उसे एहसास हुआ कि वह केवल अपनी शारीरिक शक्तियों के बल पर ही जादूगरों का मुकाबला कर सकता है, जिससे उसके मन में 2 रास्ते अपनाने की इच्छा जागृत हुई, अपनी शारीरिक क्षमताओं और अपनी माना शक्ति को बढ़ाना। अवनी गंभीर चेहरे के साथ आरव की ओर बढ़ी। वह पूछे बिना नहीं रह सकी, आपको ऐसा क्यों करना होगा? आरव ने बस मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया, मानो उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें मेरे बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। नहीं, तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, अवनी ने जोर देकर कहा। मुझे पता है कि तुम जो भी करते हो उसके पीछे हमेशा कोई न कोई कारण होता है, लेकिन लगता है तुम भूल रहे हो कि हम कहाँ हैं, आरव। हम बाहरी दुनिया में नहीं हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें, हम रसातल लोक में हैं, जहां हर मोड़ पर दुश्मन हमें घेरे हुए हैं। और माना के बिना तुम नुकसान में ही रहोगे, चाहे तुमने जो भी किया हो। मुझे पता है तुम कहते हो कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम परिवार हैं, और परिवार की फितरत ही चिंता करना है। आरव ने अवनी के सख्त चेहरे को देखा और महसूस किया कि उसने वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी है। नए आंकड़े देखकर वह बहुत उत्साहित हो गया था और उसने जल्दबाजी में ताज पहन लिया था, जिससे उसका रंग वापस लाल हो गया था। इसका मतलब ये था कि उसे अपनी माना शक्ति का उपयोग करने की क्षमता वापस पाने में और 24 घंटे लगेंगे। उन्होंने अपनी टीम की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया था। अपने दादा और तरुण से सुनी बातों के अनुसार वह समझ गया था कि मानसिकता का विकास करना एक ऐसी सोच है जिसे जादूगर छठे स्तर के जादूगर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने पर विकसित करना शुरू करते हैं। उस स्तर से नीचे के लोग केवल अपनी सीमित मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास जितनी अधिक मानसिक ऊर्जा होती थी, उनके लिए अपने जादुई मंत्रों को नियंत्रित करना उतना ही आसान हो जाता था। novelfire.com पर विशेष कहानियां पढ़ें।
जब वे छठे स्तर के जादूगरों के शिखर पर पहुंच गए तो उन्हें अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को अपने भीतर संकुचित करके अपने मस्तिष्क में एक मस्तिष्क कोशिका का निर्माण करना पड़ा। तभी वे मानसिकता विकसित करना शुरू कर सकते थे। आरव ने गुप्त रूप से यह जानकारी जुटाई थी और वह जानता था कि मानसिकता का विकास करना उतना ही कठिन है जितना कि टियर 1 से लेकर टियर 6 तक का विकास करना। जो जादूगर अपनी मानसिक ऊर्जा को मानसिकता में परिवर्तित नहीं कर पाता, वह हमेशा मध्य श्रेणी के जादूगरों के स्तर पर ही अटका रहेगा और कभी भी 7वें स्तर के जादूगरों के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। इस एहसास ने आरव को जल्दबाजी में ताज वापस पहनने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने उसकी मानसिकता को आकार देने में मदद की थी, और उसने ऐसा परिणामों पर पूरी तरह से विचार किए बिना किया था। मुझे इसके लिए खेद है और मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। सच में, मैं उस क्षण भावनाओं में बह गया था, और मेरा विश्वास करें, ये सब अभ्यास के उद्देश्य से था। चिंता न करें, क्योंकि पूरी टीम यहाँ मौजूद है, इसलिए हम दोबारा ऐसी मुश्किल स्थिति में नहीं फंसेंगे। आरव ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा। उसके इस फैसले से उसके बाकी साथी पहले तो हैरान रह गए थे, लेकिन जब उसने हंसकर बात टाल दी और उन्हें एहसास हुआ कि उसने अपने सभी गोलमों को बुला लिया है, तो उनकी चिंताएं कुछ हद तक कम हो गईं। तभी उन्हें उसकी प्रशिक्षण योजनाओं पर और अधिक भरोसा हो गया। हालांकि वे यह नहीं बता सकते थे कि आरव के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वे हमेशा उसका अनुसरण करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 4RABET। अभी चिकन रोड खेलें। फायर। जेम्स आरव के पास गया और घबराकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तुम बड़े अजीब हो, आरव, जेम्स ने कहा। वह ये समझने में असमर्थ था कि कोई व्यक्ति अपने माना से वंचित क्यों रहना चाहेगा। आरव केवल मुस्कुरा सका, ये जानते हुए कि वे यह नहीं समझ सकते कि उसने क्या झेला है। आरव पहले ही समझ गया था कि आर्केन लॉक के इस कार्य के बारे में कोई क्यों नहीं जान पाया था। आखिरकार कौन अपनी माना शक्ति को सीमित करने का प्रयोग करना चाहेगा। उस सुरक्षा के बिना रक्षाहीन होना असहज था जो उनकी माना शक्ति प्रदान करती थी। इसके अलावा माना को प्रतिबंधित करने से जो सुधार हुआ वह इतना कम था कि उन्हें यह एहसास भी नहीं हुआ कि उनकी मानसिकता में कोई वृद्धि हुई है। केवल 2 की वृद्धि इतनी कम थी कि अगर उन्हें अपनी मानसिकता में कोई सुधार महसूस भी हुआ होता तो वे इसका श्रेय कभी भी आर्किन लॉक को नहीं देते। इसके बजाय वे शायद यह मानते हों कि इसका संबंध उनके जन्मजात प्रतिभाशाली होने से है। जब आरव ने टालमटोल करना बंद कर दिया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि उसकी जागरूकता काफी तेज हो गई है। उसके चारों ओर 10 मीटर का दायरा मानो उसका अपना क्षेत्र बन गया था। उन्हें ऐसा लगता था कि जब भी कोई उस सीमा के भीतर आएगा, वह उसके हर हमले का तुरंत अनुमान लगा सकते हैं और सहजता से जवाब दे सकते हैं। ये सोचकर कि यह क्षमता उसकी नई युद्ध शैली को कैसे बेहतर बनाएगी, आरव मुस्कुरा उठा। माना की कमी के कारण यह उसकी करीबी लड़ाई की क्षमताओं के लिए एकदम सही था। लेकिन अगर उच्च कोटि के जादूगरों को पता चल जाता कि आरव क्या सोच रहा है, तो वे निस्संदेह उसके सिर पर जोरदार प्रहार करते। अंततः वह केवल टियर 2 मेज दायरे में एक डोमेन आउटले बनाने के मार्ग पर चल पड़ा था, और वह बस यही सोच रहा था कि यह उसके करीबी मुकाबले के कौशल के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह उस तरह का खर्च था जिसका सपना अनगिनत शीर्ष स्तरीय छठे जादूगर देखते थे, जो उन्हें 7वें स्तर में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता था। इतने बड़े निवेश के साथ आरव के लिए टियर 7 जादूगर बनने का भविष्य का रास्ता उम्मीद से कहीं अधिक सुगम प्रतीत हो रहा था। योजक चिन्ह। इगोर अपनी चरम अवस्था में खड़े होकर अपने कनिष्ठ शिष्यों को कुश्ती में मग्न और कुछ को साधना में लगे हुए देख रहे थे। उसने आह भरी जब उसे उन जादूगरों के समूह की याद आई जिन्हें उसने हाल ही में रसातल में निर्वासित कर दिया था। वह उनकी आसन मृत्यु की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और ऊपर फैले गहरे लाल आकाश की ओर देखा। उसने एक और आह भरी और सोचने लगा कि ब्लड मून अभी तक गायब क्यों नहीं हुआ है। इसे अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश यह आकाश में मंडराता रहा। 4RABET। खुद को लेकर असहज महसूस करते हुए इगोर ने कुछ समय के लिए एकांतवास में रहने के लिए अपने निवास स्थान पर लौटने का फैसला किया। रक्तचंद्र के कारण साधना की गति बढ़ जाती है और वह खुद को मजबूत करने का यह अवसर गंवाना नहीं चाहता था। आखिरकार तरुण के शिष्यों को रसातल में भेजने के लिए वही जिम्मेदार था, और अगर तरुण उस जाल से बचकर वापस लौट आया तो वह निश्चित रूप से बदला लेगा। इगोर जानता था कि वह पहला निशाना होगा। जैसे ही वह अपने महल की ओर बढ़ा, वह गॉड मेज एकेडमी का एक जादूगर चिंतित भाव लिए हुए उसकी पर्वत चोटी की ओर दौड़ पड़ा।
ये जादूगरनी केथरा निकली, जो चमत्कारिक रूप से गंभीर चोट के साथ रसातल से बच निकली थी। केथरा, तुम्हें क्या हो गया? मुझे लगा था कि जब हालात बिगड़ेंगे तो तुम्हारे पास एक चौथे दर्जे का मानव जादूगर होगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा। ये सब कैसे हो गया? इगोर के शिष्यों में से एक, जो केथरा को अच्छी तरह जानता था, उसकी हालत देखकर उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं यहाँ सौदा करने आई हूँ, केथरा ने जल्दबाजी में जवाब दिया। अरे जरा धीरे चलो केथरा, तुम यहाँ सौदा क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है कि मुझे निचले दर्जे के जादूगरों का शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं होती। जादूगर ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा। मेरी बात सुन लो, केथरा ने विनती की। नहीं, आप यहाँ केवल इसलिए हैं क्योंकि आपके गुरु के प्रिय शिष्य ने आपको अपने स्तर से नीचे के विद्यार्थियों पर हमला करने से सख्ती से मना किया है। इसलिए यदि आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति पर आप हमें हमला करने के लिए कह रहे हैं वह निश्चित रूप से निचले स्तर का है। जादूगर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए विचारपूर्वक कहा। वह अभी भी केथरा की चोटों से हैरान था। लेकिन मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि वह आपको इस तरह घायल करने में कैसे सक्षम हुआ। जादूगर ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा। उसके पास एक विशेष पत्थर है, हम इसे 50-50 बांट सकते हैं। केथरा ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा कि उसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना पड़ रहा है। वह ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था कि यदि वह स्वयं लूट का माल प्राप्त नहीं कर सकता तो आरव भी उस पर दावा न कर सके। ये बहुत कम है। अधिकांश एट्रीब्यूट स्टोन में इससे कम ऊर्जा होती है और वे शायद ही कभी अपनी शक्ति को अनलॉक कर पाते हैं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जादूगर ने उपेक्षापूर्वक उत्तर दिया। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस पत्थर में ऊर्जा बहुत अधिक है। वास्तव में मैंने अब तक जितनी भी ऊर्जा देखी है, ये सबसे अधिक है। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि अगर हम इस पत्थर को आपस में बांट लें तो हम अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करने के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। हम जैसे लोगों के लिए जो केवल एक ही तत्व के साथ पैदा हुए हैं, दोहरे तत्वों या क्षमताओं वाले लोगों की साधना की गति को पार करने का यही एकमात्र तरीका है। केथरा ने जादूगर को समझाने की उम्मीद में घोषणा की। अन्य जादूगरों ने उसे कड़ी निगाहों से देखा और उसके शब्दों में किसी भी प्रकार के झूठ का पता लगाने की कोशिश की। मेरा यकीन मानो, मैं इस बारे में तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, केथरा ने अपनी आवाज में ईमानदारी दिखाते हुए जोर देकर कहा। चलो चलते हैं। मेरे दो साथी शिष्य भाई हमारे साथ चले गए। मुझे उम्मीद है कि उनके पास उनकी सेवाओं के बदले में पर्याप्त खजाने होंगे, जादूगर ने कहा। ओह, यही तो समस्या है। मुझे नहीं लगता कि उसे हराने के लिए केवल 4 जादूगर ही काफी होंगे, केथरा ने चिंता से भरे चेहरे के साथ स्वीकार किया। जादूगर, मैंने उन्हें आखिरी बार यही देखा था। केथरा ने जादूगर से कहा कि वह एक सौदे के लिए उससे मिलने गया था। लेकिन इस बार वे दोनों ही नहीं थे, लेकिन उनके साथ कई अन्य जादूगर भी थे जिन्होंने युद्ध देवता जादूगर अकादमी के विशिष्ट प्रतीक चिन्हों से चिन्हित वस्त्र पहन रखे थे। अरे एस्ट्रेड, क्या वाकई में 4 सदस्यों वाले टियर 2 जादूगरों के एक समूह और उनकी रक्षा करने वाले टियर 4 जादूगर के लिए पूरी टुकड़ी को जुटाना जरूरी है? पीछे से जम्हाई लेते हुए एक जादूगर ने सवाल किया। वह ये बात समझ नहीं पा रहा था कि उनके साहसी समूह का नेता इतने छोटे से काम के लिए पूरी टीम को क्यों बुलाएगा। उनमें से अधिकांश पहले से ही चौथे स्तर के जादूगर थे और एस्ट्रेड स्वयं चौथे स्तर के जादूगर बनने की कगार पर थी। उनकी संयुक्त शक्ति आसानी से ऑक के एक छोटे समूह को हरा देगी, जिससे वे अपनी साधना के लिए मूल्यवान शक्ति पत्थर और अन्य मूल्यवान हथियार एकत्र कर सकेंगे जिन्हें वे बेच सकते हैं। एस्ट्रेड की पुकार पर आए जादूगरों को संदेह था कि दूसरे स्तर के जादूगरों के समूह के पास उनके लिए कुछ भी सार्थक होगा। आखिरकार सबसे मूल्यवान लूट, वह विशिष्ट पत्थर, केथरा और एस्ट्रेड दोनों को ही मिलेगा। फिर भी अपनी असंतुष्टि के बावजूद उन्होंने एस्ट्रेड को अपना बॉस मान लिया, एक ऐसी व्यक्ति जिसे उनके स्वामी इगोर का प्रिय था। और इसके अलावा दूसरी, केथरा, वॉर गॉड मेज अकेडमी की एक चालाक और कुशल जादूगरनी थी। हालांकि वह केवल एक सर्वोत्तम स्तर का तृतीय श्रेणी का जादूगर था, फिर भी किसी ने भी उसके अधिकार को चुनौती देने या पुरस्कारों में अपना हिस्सा मांगने का साहस नहीं किया। इसके 2 मुख्य कारण थे। सबसे पहले, केथरा के गुरु भी उन्हीं की तरह एक महान प्रशिक्षक थे। क्योंकि वे कोई विशेष छात्र नहीं थे, इसलिए वे जानते थे कि अगर उनके गुरु ने बदला लेने का फैसला किया और उन्होंने उन पर हमला किया तो उनका जीवित रहना लगभग असंभव होगा। दूसरे, केथरा ने खुद को एक ऐसा व्यक्ति साबित किया था जिसे मारना मुश्किल था।
उसने जिन कई जादूगरों को लूटा था उन्होंने अतीत में उसे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा बच निकलने में कामयाब रहा। इसके अलावा उसकी प्रतिशोधी प्रवृत्ति ने प्रतिशोध की गारंटी दे दी, भले ही गलती उसकी ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए उसने आरव से बदला लेने के लिए एस्ट्रेड के साथ एक समझौता किया था, ताकि वह अपने द्वारा झेली गई अपमान की भावना से मुक्ति पा सके। मैंने आप सभी को बुलाया है, जिसका मतलब है कि इसमें आप सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। मैंने भला कब बिना लाभ के कोई सौदा किया है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि केथरा हमारी उदार संरक्षक है, जो इस परियोजना को वित्तपोषित कर रही है, एस्ट्रेड ने आत्मविश्वास से घोषणा की। इस उद्यम से उसे क्या लाभ होगा, इस बारे में अनिश्चित महसूस करते हुए एस्ट्रेड ने जादूगरों को बसाने की जिम्मेदारी केथरा को सौंप दी। आखिरकार वह अपने समूह के सभी 10 जादूगरों को वेतन देने के लिए उत्सुक नहीं था। जब केथरा ने एस्ट्रेड की बातें सुनी तो वह क्षण भर के लिए भौहें सिकोड़ बैठा। हालांकि आरव और गॉर्डन परिवार के सदस्यों को अपने कब्जे में लेने से मिलने वाले संभावित लाभों के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत खुद को संभाला और एस्ट्रेड द्वारा अपने साथ लाए गए जादूगरों को धोखा देने के लिए एक नाटक रचा। मैं देख सकती हूँ कि आप सभी इस मिशन को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हैं, इसलिए मैं आपको अभी कुछ भुगतान देना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस मिशन से मिलने वाले पुरस्कार आप सभी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। केथरा ने उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए प्रस्ताव रखा। हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें लिखा होगा कि तुम मेरी सहायता करोगे और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के लिए भुगतान करूंगी। एस्ट्रेड और मेरे बीच साझा किए जाने वाले विशेष पत्थरों को छोड़कर बाकी सब कुछ मेरा होगा, केथरा ने आगे बताया। जादूगरों ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने सीधे सादे दिखने वाले मिशन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर क्यों जोर दे रहा है। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि केथरा केवल यह आश्वासन चाहता था कि वे एस्ट्रेड के साथ साझा किए गए पुरस्कारों के उसके हिस्से पर दावा नहीं करेंगे, इसलिए वे इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। उनकी सहमति देखकर केथरा ने तुरंत भुगतान के रूप में विभिन्न खजाने और संसाधन जारी कर दिए। आरव के गोलेमों को नियंत्रित करने और छापेमारी विशेषज्ञ बनने के लिए अब अन्य साधकों पर निर्भर न रहने के बारे में सोचते हुए उसका मन आशाओं से भर गया। आरव के पास मौजूद अन्य खजानों और हथियारों के बारे में सोचकर उसका ये दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया कि आरव इस नए हमले में जीवित नहीं बचेगा। मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं उनके कदमों का पता लगाने और उनके अगले ठिकाने का पता लगाने के लिए एक भविष्यवाणी मंत्र शुरू करने जा रहा हूँ। एस्ट्रेड के समूह के जादूगरों में से एक ने अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। कुछ चौथे स्तर के पावर स्टोन प्राप्त करने के बाद वह सहायता करने के लिए उत्साहित था। ऐसे शक्ति पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए उसे स्वयं उन जीवों को मारना पड़ता था, और चूंकि उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता उसके करीबी युद्ध कौशल से कहीं अधिक मजबूत थी, इसलिए एस्ट्रेड के समूह में शामिल होना लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका प्रतीत हुआ। जब भी वे ओर्क का शिकार करने जाते थे तो लाभ हमेशा पर्याप्त नहीं होते थे, क्योंकि प्राप्त शक्ति पत्थरों को 11 जादूगरों के बीच विभाजित किया जाता था, जिसमें एस्ट्रेड को सबसे बड़ा हिस्सा मिलता था। इसलिए जब केथरा ने उन्हें बड़ी संख्या में शक्ति पत्थर भेंट किए तो वे आभारी थे और मदद करने के लिए उत्सुक थे। novelfire.com पर बने रहें। उसने ये सवाल तक नहीं किया कि केथरा ने उन्हें कैसे हासिल किया था या क्या वह उन्हें चौथे स्तर के जादूगर क्षेत्र में पहुंचने पर इस्तेमाल करने के लिए बचाकर रख रहा था। वह इतना ही जानता था कि उन शक्ति पत्थरों की मदद से उसके पास अपने राज्य को बेहतर बनाने का मौका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह हैश लात्विया की लड़ाई हैश। अंततः मिनोटॉर, तरुण और दुष्ट संप्रदाय के स्वघोषित कार्डिनल डेमियन के बीच युद्ध छिड़ गया। परिणामस्वरूप अन्य सभी युद्ध रुक गए, क्योंकि इन तीनों जादूगरों ने आकाश में युद्ध करने के बजाय जमीन पर लड़ना चुना, जबकि उन्हें आकाश में युद्ध करना चाहिए था। इस त्रिपक्षीय युद्ध ने तरुण पर अत्यधिक दबाव डाला, क्योंकि उसे मिनोटॉर के डोमेन से हमलों का सामना करना पड़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसे पराजित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा डेमियन की हरी लपटों ने उसकी त्वचा को जला दिया, जिससे उसे शारीरिक दर्द नहीं हुआ बल्कि पूरे शरीर में हल्का दर्द हुआ, और ऐसा प्रतीत हुआ कि लपटें उसकी मानसिकता को निशाना बना रही थीं। तरुण को इस बात से तसल्ली मिली कि मिनोटॉर डेमियन पर मोहित था, और शहर के भीतर डेमियन जो कुछ भी परिष्कृत कर रहा था उसे प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित था। आकाश की ओर देखते हुए तरुण ने देखा कि रक्तचंद्र अभी भी हवा में लटका हुआ है, नीचे उतरने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है और सूर्य उदय हो रहा है। तरुण हमेशा से ही रक्तचंद्र के उतरने पर भरोसा करता रहा था,
क्योंकि अगर दूसरी आयाम के जीव अभी भी पृथ्वी के दायरे में होते तो यह उनकी शक्तियों को कम कर देता, जिसमें मिनोटॉर भी शामिल था। रक्तचंद्र के चरण के दौरान ये जीव अपनी पूरी शक्तियों के साथ पृथ्वी के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें अतिरिक्त शक्ति भी प्राप्त हो सकती है। हालांकि जैसे ही रक्तचंद्र गायब हो जाएगा, अंतरिक्ष द्वार बंद हो जाएंगे, जिससे उनकी वापसी रुक जाएगी। तरुण को उम्मीद थी कि रक्तचंद्र चरण के बाद उन्हें छिपना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति ने इसे गलत साबित कर दिया। उनका मानना था कि अब तक खूनी चांद को उतर जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी आकाश में मंडरा रहा था। घंटों तक चले अथक संघर्ष के बाद तरुण को चोटों का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब और सहन न कर पाने के कारण वह संरचना से अलग हो गया और उसकी विशाल तलवार उसके हाथ से फिसल गई। ये देखकर मिनोटॉर, जो डैमियन पर मोहित था, और डैमियन, जो हरी लौ में प्राणी को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, दोनों तेजी से तरुण की ओर दौड़े। उनके कृत्यों को देखकर तरुण की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शुरू से ही मिनोटॉर और डैमियन दोनों ने अपने मतभेदों के बावजूद उसे मारने का दृढ़ इरादा पाल रखा था। वह गॉड मेज एकेडमी के कुछ खास जादूगर प्रशिक्षकों की तरह वे भी उसकी प्रतिभा से डरते थे और उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। हालांकि तरुण को खत्म करने के बाद वे अपनी लड़ाई जारी रख सकते थे, लेकिन ये तथ्य कि उन्होंने तरुण की जानकारी के बिना एक साथ साजिश रची थी, जो उनके इरादों और भावों से स्पष्ट था, तरुण को मनोरंजक लगा। मुस्कुराते हुए उसने टिप्पणी की, बिल्कुल सही समय पर, लगता है तुम लोग भी साजिश रच रहे थे। तरुण की बातें मिनोटॉर और डैमियन दोनों ने सुनी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें खत्म करने के उनके दृढ़ संकल्प ने उनकी किसी भी टिप्पणी को ओवरशैडोड कर दिया। आखिरकार उन्होंने ही उसे चोटें पहुंचाई थीं, इसलिए उन्हें यकीन था कि जब वह कमजोरी से उड़कर चला गया तो वह कमजोरी का नाटक नहीं कर रहा था, चाहे वह ये भी कहे कि वह भी साजिश रच रहा था। मिनोटॉर और डैमियन जैसे ही तरुण पर हमला करने वाले थे, अचानक उसके सामने तेज रोशनी की एक चमक दिखाई दी। टकराना। उनके हमले तरुण के सामने प्रकट हुई एक मजबूत, सुरक्षात्मक प्रकाश ढाल से टकरा गए। वहां मौजूद जादूगर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और उनकी खोई हुई उम्मीद फिर से जागने लगी। जब वे जयकारे लगा रहे थे तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। तरुण को घायल और खून की उल्टी करते हुए देखकर वे बेहद चिंतित थे, लेकिन अब वे किसी के भी उसे हराने के विचार को सहन नहीं कर सकते थे। वह मानव पक्ष का एकमात्र जादूगर था जो अभी भी उनकी रक्षा कर सकता था। ये बात सभी के लिए स्पष्ट थी कि मिनोटॉर दूसरे आयाम का प्रतिनिधित्व करता था, और हालांकि उसने कभी भी ऑर्क्स के प्रति कोई परवाह नहीं दिखाई थी, ये स्पष्ट था कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वह उनकी रक्षा करना ही चुनेगा। मिनोटॉर के प्रकट होने के बाद भी ऑर्क्स को लड़ने की अनुमति दी गई। इससे पता चलता है कि दोनों जातियों के बीच किसी प्रकार का समझौता वास्तव में दृढ़ था। इसी बीच डैमियन ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि वह दुष्ट संप्रदाय से संबंधित है। हालांकि दुष्ट संप्रदायों में अभी भी मनुष्य ही शामिल थे, लेकिन उन्हें पागलों के एक समूह के रूप में देखा जाता था जो अराजकता फैलाने के अलावा किसी भी हद तक जा सकते थे। ये व्यापक रूप से माना जाता था कि मानव जाति दूसरी आयाम की जातियों और प्राणियों की तुलना में कमजोर थी। पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त करने में उनकी असमर्थता का एकमात्र कारण रक्त चंद्रमा का सीमित समय और अंतरिक्ष द्वारों के माध्यम से भेजे जा सकने वाले योद्धाओं की सीमित संख्या थी। इससे उन्हें अनगिनत नरसंहारों के लिए अपने सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को तैनात करने से रोका जा सका। दुष्ट संप्रदाय के सदस्यों का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्यों में दूसरी दुनिया के लोगों से कम क्षमता नहीं है, और उनका मानना था कि एक बार जब दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे तो मनुष्य अपनी नस्लीय सीमा को पार कर जाएंगे। ऐसा तब होगा जब अगाध लोक की आभा पृथ्वी लोक की आभा के साथ मिश्रित हो जाएगी, जिससे वे और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हालांकि वे इस बात से अवगत थे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों लोगों को सफलतापूर्वक मिलाने के लिए अनगिनत मौतों की आवश्यकता होगी। असंख्य मनुष्यों की जान निश्चित रूप से चली जाएगी, लेकिन दुष्ट संप्रदाय को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि बलिदान आवश्यक है और केवल सबसे बलवान व्यक्ति ही जीवित रहने के योग्य माने जाते थे। इसलिए उन्हें आतंकवादी समूह का दर्जा दिए जाने में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वे मानव जगत के भीतर एक घातक ट्यूमर की तरह थे, जिसे मानव राष्ट्रों और साम्राज्यों के नेता मिटाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि उनके संगठन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि इसकी कई शाखाएं थीं और कार्डिनल के रूप में जाने जाने वाले नेता थे जो केवल बिशप के प्रति जवाबदेह थे। और जब किसी कनिष्ठ सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो दूसरा सदस्य तुरंत उसकी जगह लेने के लिए आगे आ जाता था।
इस संप्रदाय ने इतनी मौतें और तबाही मचाई थी कि उनका नाम मात्र ही मानव जाति के मन में घृणा और भय पैदा कर देता था। novelfire.com पर अपना रोमांच जारी रखें। जब उन्हें पता चला कि डेमियन एक कार्डिनल है, तो युद्ध जीतने की उनकी उम्मीदें तुरंत ही खत्म हो गईं, क्योंकि उनके लिए उसका जीतना दूसरी दुनिया के जीतने से अलग नहीं था। उनके सामने प्रकट हुई सफेद रोशनी अंततः उस रहस्यमय जादूगर के शरीर में वापस समा गई जिसने तरुण को बचाया था। जैसे ही तरुण की नजर उस बूढ़े आदमी की पीठ पर पड़ी, वह घमंडी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। तुम्हें बहुत देर लग गई। बूढ़े, कहीं तुम सो तो नहीं रहे थे? तरुण ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। हालांकि एल्डर अल्फ्रेड, जो कि वास्तव में एक बूढ़ा व्यक्ति निकला, ने तरुण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी पैनी नजर मिनोटोर और डेमियन पर टिका दी। अप्रत्याशित घटनाक्रम में जैसे ही डेमियन की नजर एल्डर अल्फ्रेड पर पड़ी, वह तेजी से मुड़ा और हरे रंग की चारदीवारी से घिरे शहर की ओर दौड़ पड़ा। मिनोटोर को यह समझ नहीं आ रहा था कि जब वे तरुण को मारने ही वाले थे, तब डेमियन अचानक क्यों भाग गया। उसका मानना था कि अगर कोई दूसरा थोड़ा अधिक शक्तिशाली जादूगर भी आ जाए, तो भी वे स्थिति को संभाल सकते हैं और उसे तरुण के समान भाग्य का सामना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि चूंकि डेमियन भाग रहा था, इसलिए मिनोटोर भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। वह भी उसी राह पर चल पड़ा और हरी बाधा की ओर बढ़ गया, ये देखने के लिए दृढ़ संकल्पित था कि डेमियन इसे पार करने की योजना कैसे बना रहा है। उसने हरी लपटों के भीतर छिपे रहस्यमय प्राणी की तलाश में उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अरे नहीं, तुम सब यहीं हमला करना चाहते हो, ठीक उस समय जब इस क्षेत्र की निगरानी करने की मेरी बारी है। मेरी नींद खराब करोगे और फिर सोचोगे कि बिना किसी डर के जासूसी करोगे। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? एल्डर अल्फ्रेड ने कहा, और आखिरकार उन्होंने उस जादूगर को छोड़ दिया जिसे वे रोके हुए थे और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उन्होंने तेजी से जटिल हस्त संकेतों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया, जिनका अर्थ समझना मुश्किल था। जैसे ही उसने अपना काम समाप्त किया, उसने तेजी से अपना हाथ आगे की ओर घुमाया। लेस देन विशेष क्षमता, इथेरियल बाइंड ग्रेटर देन। एल्डर अल्फ्रेड के हाथ से माना ऊर्जा का प्रवाह हुआ और वह एक जाल में परिवर्तित हो गया जो डेमियन और मिनोटोर दोनों की ओर तेजी से बढ़ा। अरे बूढ़े अल्फ्रेड, मुझे धक्का मत दो, डेमियन चिल्लाया और अपनी जेब से निकाले गए एक काले पत्थर की शक्ति का प्रयोग किया। जिस क्षण चमकता हुआ जाल उसे छूने ही वाला था, उसी क्षण डेमियन ने पत्थर को कुचल दिया और गायब हो गया, जिससे जाल अपने लक्ष्य से चूक गया और बिखर गया। हालांकि मिनोटोर इतना भाग्यशाली नहीं था। जाल ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिससे उसके हताश संघर्षों के बावजूद उसे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एल्डर अल्फ्रेड क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उस सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करने लगे जो उन्हें जानता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसकी आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर हरे रंग की बाधा की ओर तेजी से बढ़ा। मिनोटोर ने दुष्टतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए अल्फ्रेड के अवरोध से टकराने की आशंका जताई और आशा की कि इससे अल्फ्रेड को क्षण भर के लिए अचेत करने का मौका मिल जाएगा, जिससे वह बंधनकारी जाल से बच निकलने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो कुछ घटित हुआ, उसे देखकर मिनोटोर की आंखें फटी रह गईं। लेस देन स्लीप इन डोमेन ग्रेटर देन। अल्फ्रेड के चारों ओर एक चमकदार आवरण प्रकट हुआ, जिससे दूधिया आभा निकल रही थी। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने क्षेत्र में मौजूद ऊर्जा का दोहन करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने कुशलतापूर्वक एक दूधिया सफेद तलवार बनाई, जो अलौकिक चमक से जगमगा रही थी। लेस देन स्लीपिंग इन्वेजन ग्रेटर देन। अल्फ्रेड ने अपनी चमकदार दूधिया तलवार को पूरी ताकत से घुमाया और उसे सीधे उस दुर्जय हरी बाधा की ओर निशाना बनाया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि अवरोध के चारों ओर दूधिया रंग के तलवार के कई निशान प्रकट हुए, जिससे अवरोध में दरार पड़ गई और वह कमजोर हो गया। अल्फ्रेड ने बिना विचलित हुए आगे बढ़ते हुए अवसर का लाभ उठाया। अपने पहले वार के बाद सबसे कमजोर जगह की पहचान करते हुए अल्फ्रेड ने 2 उंगलियों से सीधे लक्ष्य की ओर इशारा किया और प्रकाश की एक किरण से प्रेरित होकर एक दूधिया तलवार उसकी उंगलियों से निकली और अवरोध को भेदते हुए आगे बढ़ी। तलवार अवरोध से टकराए अत्यधिक दबाव के कारण टूटकर बिखर गई, जिससे एक रास्ता खुल गया जिसके माध्यम से अल्फ्रेड तेजी से शहर में प्रवेश कर गया। अचंभित मिनोटोर अविश्वास में बुदबुदाया। वह ये समझने में असमर्थ था कि अल्फ्रेड उस बाधा को कैसे तोड़ सका जिसे वह स्वयं अविनाशी मानता था। मिनोटोर की उलझन को देखकर तरुण ने शांत भाव से समझाया,
आपकी तरह नहीं, जो उच्च स्तरीय आर्ट जीव के दायरे के करीब हैं, अल्फ्रेड ने उच्च स्तरीय आर्ट जादूगर की शक्ति में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। तरुण ने आगे चिंता के असली कारण का वर्णन किया। अल्फ्रेड को वास्तव में दुर्जय बनाने वाली बात यह है कि उसने प्रत्येक रैंक पर विशेष क्षमताओं को जागृत किया है, जिससे उसे 3 अलग अलग शक्तियां प्राप्त हुई हैं। जब वह उन्हें संयोजित करता है तो वह पीक टियर 8 मैच की शक्ति को उजागर कर सकता है। केवल एक मध्य टियर 8 मैच होने के बावजूद वह टियर 8 मैच क्षेत्र के सम्मानित उस्तादों के बराबर है। तरुण के स्पष्टीकरण से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो मानव सेना की अपार शक्ति का संकेत थी। सच्चाई को पहचानते हुए मिनोटॉर को अपने सामने मौजूद चुनौती की गंभीरता का एहसास हुआ। पहले तो वह मानता था कि अल्फ्रेड एक पीक टियर 8 पावरहाउस है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि अल्फ्रेड का असली स्तर मिड टियर में है, जो उसे इस रक्त युद्ध में एक योग्य प्रतियोगी बनाता है, और यही कारण है कि ब्लड मून ने उस पर हमला नहीं किया और उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरे आयाम के निवासियों के बीच ये सर्वविदित था कि रक्त चंद्रमा अनेक नियम लागू करता है, जिनमें से कई नियम रसातल क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि गहन जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया कि ये नियम विशेष रूप से दूसरी आयाम की जाति पर मानव लाभ को सीमित करने के लिए बनाए गए थे। सबसे प्रमुख नियमों में से एक ये था कि मानव जादूगरों को अंतरिक्ष द्वार द्वारा अनुमत स्तर से उच्चतर स्तरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। एस्टोनिया शहर की स्थिति का अवलोकन करने पर यह बात स्पष्ट हो गई। शहर पर हमला करने वाले गोबलिनों की भीड़ को आसानी से कुचलने में सक्षम 7वें स्तर के जादूगरों के होने के बावजूद उन्होंने उन्हें नहीं भेजा, क्योंकि अंतरिक्ष द्वार केवल 6ठे स्तर के गोबलिनों को ही गुजरने की अनुमति देता था। इस प्रकार मनुष्यों के पास उनका मुकाबला करने के लिए प्रभावी रूप से केवल 6ठे स्तर के जादूगरों का उपयोग करने का ही विकल्प बचा था। इसके अलावा एक और नियम ये निर्धारित करता था कि मानव जादूगरों की संख्या द्वार से निकलने वाले प्राणियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ये नियम बिना किसी हिचकिचाहट के मानव जादूगरों को दूसरी आयाम की जातियों के मुकाबले नुकसान में डालता प्रतीत होता था। विडंबना यह है कि मनुष्य इस नियम को तोड़ने के करीब भी नहीं आए थे, क्योंकि उनकी संख्या दूसरी आयाम की जातियों के विशाल ज्ञान के मुकाबले बहुत कम थी। हालांकि नियमों में एक विचित्र खामी मौजूद थी। यदि कोई जादूगर अपने निर्धारित दायरे से बाहर जाकर युद्ध करे तो रक्त चंद्रमा प्रतिक्रिया नहीं करेगा, और न ही जादूगर को संभावित प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। दरअसल यह ऐसे जादूगरों को युद्ध के लिए योग्य मानता था। यही कारण है कि एल्डर अल्फ्रेड अभी भी युद्ध में भाग ले सकते थे, क्योंकि उनका राज्य मिनोटॉर के राज्य के साथ मेल खाता था। एक मिड टियर 8 मैच होने के नाते वह ब्लड मून की स्वीकार्य सीमा के भीतर रहा, और पीक टियर 8 पावर देने में सक्षम होने के बावजूद उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। लेस देन बल्क क्षेत्र 100 गुना गुरुत्वाकर्षण ग्रेटर देन novelfire.com पर और अध्याय खोजें। मिनोटॉर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जिससे उसके द्वारा बनाया गया क्षेत्र उसके चारों ओर प्रकट हो गया, और इस तरह वह जाल से मुक्त होने में कामयाब हो गया। उसकी निगाहें तरुण पर टिक गईं, जिसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हरी लॉ के भीतर उस वस्तु पर इतना ध्यान क्यों केंद्रित कर रहे हो। हालांकि ऐसा लगता है कि यही तुम्हारे यहाँ आने का एकमात्र कारण है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम एक बार अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन एक ही है। तरुण ने प्रस्ताव रखा। मिनोटॉर ने इसके जवाब में जोर से सांस ली। मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसे सच हो सकता है। अगर मैं उस संप्रदाय के व्यक्ति से निपटने में आप मनुष्यों की सहायता करूं, तो आपको मुझे तुरंत नष्ट करने से क्या रोकेगा? तरुण ने मिनोटॉर को समझाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसे उसका सहयोग मिल जाएगा। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मिनोटॉर जाति को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते। हम पहले से ही ऑर्क्स से निपटने में व्यस्त हैं, उसने समझाया। गहन चिंतन में डूबा मिनोटॉर चुप हो गया और अपने विकल्पों पर विचार करने लगा। हालांकि तरुण और इंतजार नहीं कर सका, क्योंकि उसने शहर से एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी। वह हड़बड़ी में शहर की ओर दौड़ा। उसके पैर उसे आगे की ओर धकेल रहे थे और जमीन उसके नीचे ऊपर उठ रही थी। वह सीधे उस हरी दीवार में बने छेद की ओर बढ़ा जो अभी भी शहर को घेरे हुए थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना मिनोटॉर तरुण के साथ शामिल हो गया और उसके साथ शहर में उड़ गया। इस अप्रत्याशित गठबंधन ने ऑर्क्स और मनुष्यों को अचंभित कर दिया। वे इस बात को लेकर असमंजस में थे कि आगे क्या किया जाए। पहली बार सर्वोच्च पदस्थ मनुष्य और द्वितीय आयाम के हमलावर बल के नेता सहयोग कर रहे थे, और आगे संघर्ष को भड़काना गलत लग रहा था। हालांकि जैसे ही शहर के जादूगरों और रक्षकों को थोड़ी शांति का एहसास होने लगा,
कीथ के साथ आए जादूगरों ने अजीबोगरीब मुखौटे पहन लिए और उन्होंने जोश से चिल्लाते हुए कहा, पंथ के लिए हमला करो। जादूगरों ने हर दिशा में मंत्रों का प्रयोग किया, जिससे अफरा तफरी के बीच ओर्क्स और शहर के जादूगर दोनों घायल हो गए। इस अचानक हुई कार्रवाई ने ओर्क्स के भीतर आक्रामक भावना को भड़का दिया, जिससे वे उस भयावह संप्रदाय से जुड़े जादूगरों और यहां तक कि स्वयं शहर के जादूगरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हुए। युद्ध क्षेत्र में पुनर्तः अराजकता फैल गई और संप्रदाय के सदस्यों ने कुछ ही मिनटों में अपने द्वारा उत्पन्न व्यापक अव्यवस्था का आनंद लिया। यहां तक कि मेज पर भी उसके सबसे भरोसेमंद साथी ने ही हमला कर दिया। उसे एकमात्र सांत्वना उसकी सतर्कता से मिली, जिसके परिणामस्वरूप तलवार उसकी कमर को छूकर निकल गई, न कि घातक प्रहार करने के। हालांकि अचानक किए गए हमले ने मेज की युद्ध शक्ति को कम कर दिया था, लेकिन यह उसे पूरी तरह से हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला तेजी से घटित होने लगी। मेज के दोस्त द्वारा अचानक हमला किए जाने के बाद शहर के जादूगरों और संरक्षकों के बीच विश्वासघात की लहर फैल गई। वे एक दूसरे पर टूट पड़े, जिससे युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से अराजकता में तब्दील हो गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उनके बगल में खड़ा व्यक्ति गुप्त रूप से उस दुष्ट संप्रदाय का सदस्य तो नहीं था। युद्ध की संरचना बिखर गई, जिससे ओर्क्स को भारी नुकसान पहुंचाने का सही मौका मिल गया। संख्या और युद्ध क्षमता दोनों में ही उन्हें पहले से ही बढ़त हासिल थी, और मानव जादूगरों के विभाजित होने और उनके संगठित न होने के कारण ये कुछ ऐसा था जैसे भेड़ियों का एक झुंड निहत्थे भेड़ों के झुंड में घुसपैठ कर रहा हो। मेज ने गौर किया कि उन सभी जादूगरों में एक बात समान थी, उनकी पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं। यह महसूस करते हुए कि वे शायद किसी प्रकार के ब्रेन वॉशिंग के प्रभाव में हैं, उसने पुकार लगाई, उन्हें बेहोश कर दो। मेज ने पृथ्वी तत्व से बनी एक छड़ी से एक जादूगर के सिर पर तेजी से प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया और युद्ध से बाहर हो गया। शहर के जादूगरों ने राहत की सांस ली, वे इस बात से आभारी थे कि स्थिति को सुधारने का अभी भी एक रास्ता था। आखिरकार वे सभी एक दूसरे से परिचित थे और अपने उन करीबी साथियों को मारना बेहद असहज होता, जिनके साथ उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। हालांकि इन जादूगरों को बेहोश करना कोई आसान काम नहीं था। इस तरह का परिणाम हासिल करने के लिए अपार शक्ति की आवश्यकता थी, और दुष्ट संप्रदाय की उपस्थिति अभी भी मंडरा रही थी, इसलिए वे अपने विरोधियों को आसानी से जीत हासिल करने का मौका नहीं दे सकते थे। उन्होंने अव्यवस्थित मानव जादूगरों को रोक लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके मस्तिष्क के प्रभाव में आए सहयोगियों को कोई राहत न मिले। जादूगरों का एकमात्र समूह जो सुसंगत बना रहा, वह वॉर गॉड मेज अकेडमी की टीम थी। क्योंकि वे शहर के निवासी नहीं थे, इसलिए वे ब्रेन वॉशिंग का शिकार नहीं हुए थे। वे एकजुट रहे, अपनी युद्ध तत्परता बनाए रखते हुए उन्होंने मस्तिष्क से बहकाए गए जादूगरों को निष्क्रिय किया और ओर्क्स को खदेड़ दिया। योजक चिन्ह। जैसे ही तरुण शहर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि अल्फ्रेड हरी लॉ से एक अंडा फोड़ रहा था, जबकि डेमियन दर्द से कराह रहा था। तरुण के पीछे मिनोटॉर चिल्लाया, "धत तेरे की गलत चाल।" शहर के चौक पर पटके गए विशाल अंडों पर दरारें पड़ गईं, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। जैसे ही सिटी हॉल के केंद्र में हरी लौ धीरे धीरे बुझने लगी, तरुण ने जल्दबाजी में आसपास के दृश्य का जायजा लिया। अरे बेवकूफ, तुम्हें सोए ही रहना चाहिए था, क्योंकि तुम सिर्फ सोने में ही माहिर हो। मैं यहाँ रुककर उस प्राणी का प्रकोप नहीं देखने वाला। डेमियन ने एक और काले पत्थर को कुचलते हुए कहा। वो एक घूमते हुए ब्लैक होल में गायब हो गया, जिससे अल्फ्रेड के चेहरे पर निराशा के भाव रह गए। फिर अल्फ्रेड ने मिनोटॉर की ओर मुड़कर कहा, मैंने किसी को मेरी नींद में खलल डालने के लिए दंडित करने की योजना बनाई थी। अब जब वह भाग गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। मिनोटॉर से निपटने के बाद अल्फ्रेड का ध्यान तरुण की ओर चला गया। ऐसा लगता है कि जिसे निशाना बनाया गया है वह मुझे जानता है। पूरी तरह से जांच करें और सुनिश्चित करें कि वह अकादमी का सदस्य नहीं है, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। तरुण आश्चर्य से उसे देखता रह गया, ये सोचकर कि उसे ऐसा काम क्यों सौंपा जा रहा है, जबकि कार्डिनल के साथ उसके संबंधों को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से बड़े अल्फ्रेड की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। लेकिन हमेशा की तरह आलसी अल्फ्रेड ने एक बार फिर दोष दूसरों पर मरने में जल्दी की। जब वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी मिनोटॉर की आवाज ने उनकी बातचीत में बाधा डाली। मेरा मानना है कि इस समय आप सभी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह आपकी समस्याओं में सबसे छोटी समस्या है। पहले वाले व्यक्ति ने भले ही अपने कार्यों को पूरा न किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने उस प्राणी को दूषित नहीं किया है, मिनोटॉर ने चेतावनी दी।
मिनोटॉर की बातें सुनकर अल्फ्रेड और तरुण ने अपना ध्यान उस विशाल अंडे की ओर मोड़ा और महसूस किया कि उसका एक बड़ा हिस्सा फट गया था, जिससे टूटे हुए खोल से एक खुर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। एक गहरी दहाड़ सुनकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब दूसरा खुर दिखाई दिया, जिसका रंग पहले खुर की तरह काला नहीं था, बल्कि गहरे काले हरे रंग का एक भयावह सा साया था। बहुत खूब, तो पता चला कि अंडे में मौजूद प्राणी तुम्हारी ही जाति का है, तरुण ने टिप्पणी की, क्योंकि अंडे से निकलने वाले प्राणी के खुर थे, लेकिन मिनोटॉर ने जवाब में अपना सिर हिला दिया। मिनोटॉर अंडे से पैदा नहीं होते, और न ही उस प्राणी को अंडे में होना चाहिए। हालांकि कुछ गड़बड़ हो गई जब उसका छिपा हुआ भाग्य तारा प्रकट हुआ और हमारे वंश के जादूगर द्वारा हमारे लिए उत्पन्न खतरे को रोकने से पहले ही उसका अपहरण कर लिया गया, मिनोटॉर ने समझाया। मेरा मिशन उत्तराधिकारी को ढूंढकर कबीले में वापस लाना है। यह एक आसान काम होना चाहिए था क्योंकि हमने यहाँ जीवन शक्ति की उपस्थिति का पता लगा लिया था, मिनोटॉर ने आगे कहा। ओह, तो इसलिए तुमने ओर्क्स के स्पेस गेट का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी यह हमले को जायज नहीं ठहराता, तरुण ने बीच में कहा। अगर मैंने शुरू से ही सब कुछ समझा दिया होता, तब भी तुम हमें शहर में घुसने नहीं देते। यह मत भूलो कि तुमने ही सबसे पहले मुझ पर हमला किया था, मिनोटॉर ने अपने कार्यों का बचाव किया। कृपया आप दोनों बहस करना बंद कर दें, मैं उस प्राणी से आने वाले खतरे की इस भावना को दूर नहीं कर पा रहा हूँ, भले ही वह अभी अभी पैदा हुआ हो, अल्फ्रेड ने आग्रह किया, यह महसूस करते हुए कि वे कितने गंभीर खतरे का सामना कर रहे थे। वह प्राणी अंडे से बाहर निकलने ही वाला था और उसी क्षण तरुण, अल्फ्रेड और मिनोटॉर की आंखों के सामने एक असाधारण घटना घटित हुई। विशाल अंडे से एक अजीब सी कर्कश आवाज निकली और उसका छिलका धीरे धीरे टूट गया और उसके भीतर एक सेंटोर प्रकट हुआ, और जैसे ही तरुण ने ये संबंध स्थापित किया, उसने समझा कि अपनी अलग अलग उत्पत्ति के बावजूद मिनोटॉर और सेंटोर जातियां रसातल क्षेत्र में एक परिवार की तरह थीं, जो एक दूसरे का समर्थन करती थीं। और यही कारण था कि मिनोटॉर को ही उसे पकड़ने के लिए भेजा गया होगा। सेंटोर के रूप से एक भयावह आभा निकल रही थी, उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही थीं। उसके हर कदम के साथ उसके खुर जमीन पर पड़ते थे, जो एक रहस्यमय हरे रंग की लौ से ढके होते थे जो टिमटिमाती और नाचती थी, जिससे नगर भवन के पास के पेड़ों पर भय की छाया पड़ती थी। सेंटोर की उपस्थिति की दुष्टता स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी, जिससे तरुण, अल्फ्रेड और मिनोटॉर के दिलों में विस्मय और भय दोनों उत्पन्न हो गए थे। एक तरफ सेंटोर का रूप एक अशुभ मोड़ लेने लगा। उसके चिकने बाल उलझे हुए गुच्छों में लटक रहे थे, उसका चमकीला भूरा रंग राख जैसे धूसर रंग में बदल रहा था। उसके सिर से एक सींग निकला हुआ था, जो खून जैसे लाल चांदनी में दुष्टतापूर्वक चमक रहा था। उसकी बाईं आंख, जो भेदक द्वेष से भरी हुई थी, ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की आत्मा में झांक रही हो जो उसके रास्ते में आ जाए। लेकिन दूसरी ओर एक बिल्कुल विपरीत दृश्य सामने आया। एक कोमल, सुनहरी रोशनी ने उनके शरीर को रोशन किया, जिससे एक मनमोहक और गरिमामय आभा प्रकट हुई। धातु से बने चमकदार कवच से ढकी उसकी मांसल छाती शक्ति से चौड़ी हो गई। यह उनकी सम्मोहक दाहिनी आंख से निकलने वाली अलौकिक चमक के साथ सामंजस्य स्थापित करता था। पिघले हुए सोने की तरह लहराते हुए उसके अयाल अलौकिक सुंदरता के साथ उसके मजबूत कंधों पर झरना की तरह गिर रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हरी लपटों और सुनहरी चमक की परस्पर विरोधी ऊर्जाओं ने द्वैत का एक अलौकिक प्रदर्शन रचा, जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक राजकुमार का जन्म हुआ है, ये शब्द मिनोटॉर के मुख से गूंज उठे। सेंटोर के रूपांतरण की प्रक्रिया पूरी होते ही मिनोटॉर तुरंत घुटनों के बल गिर गया। मिनोटॉर के एक तरफ से हरी लपटों के साथ भयावहता झलक रही थी, जबकि दूसरी तरफ से सुनहरी चमक के साथ सुंदरता का आभास हो रहा था। तरुण उस दृश्य को देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। ये स्पष्ट हो गया कि यदि उन्हें इस सेंटोर से लड़ना पड़ा तो वे मिनोटॉर पर भरोसा नहीं कर सकते थे। दरअसल ये स्पष्ट था कि अब उन्हें मिनोटॉर को दुश्मन के रूप में देखना होगा, क्योंकि वह नवजात सेंटोर के पक्ष में लड़ने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। तरुण को सेंटोर से किसी भी प्रकार की साधना शक्ति या क्षेत्र का आभास नहीं हुआ, फिर भी चेतावनी के संकेत उसकी इंद्रियों में भर गए, और यहां तक कि उसके सामने खड़े अल्फ्रेड की नींद भरी नजर भी गायब हो गई। तरुण को पूरा यकीन था कि इस नवजात जीव से लड़ना आसान नहीं होगा। आखिरकार इस खास सेंटोर की वजह से ही बहुत कुछ हुआ था। एक दुष्ट संप्रदाय की शाखा का खुलासा और उसे पकड़ने के लिए एक उच्च पदस्थ मिनोटॉर को भेजे जाने से मामला और भी जटिल हो गया। नेगक्टा नोएले, मैं कहाँ हूँ? सेंटोर की आवाज गूंजी, वह अपने आसपास के वातावरण से सवाल कर रहा था।
तरुण और अल्फ्रेड दोनों को नजरअंदाज करते हुए सेंटोर ने मिनोटॉर से उनकी मूल भाषा में एक प्रश्न पूछा, जिससे तरुण और अल्फ्रेड भ्रमित हो गए। नुरतारा अनावर का, मिनोटॉर ने तुरंत जवाब दिया, जिससे ये संकेत मिला कि वह पृथ्वी लोक में था। सेंटोर ने अपना ध्यान तरुण और अल्फ्रेड की ओर मोड़ा, उसके शब्दों में गहरी पीड़ा और आक्रोश झलक रहा था। तुम्हारे जैसे लोगों ने ही मेरा अपहरण किया था, उसने कड़वाहट से भरी आवाज में बोलना शुरू किया। जब मैं शिशु था तब उन्होंने मेरी ऊर्जा छीन ली, मुझमें अपनी आरोपित ज्वालाओं को समाहित करने का प्रयास किया और मेरी हर हरकत को नियंत्रित करने की कोशिश की। उनकी विनाशकारी ज्वालाओं के बीच मेरी चेतना लगभग खो गई थी। वह एक पल के लिए रुका, उसकी आभा में हो रहे तीव्र उतार चढ़ाव से उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थीं। हालांकि मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपके हस्तक्षेप के कारण ही मैं उनके चंगुल से बच निकलने में कामयाब रहा, उसने द्वेषपूर्ण स्वर में बोलते हुए कहा। फिर भी मैं आप दोनों और उस ज्वाला जादूगर के प्रति गहरी नाराजगी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों के कार्यों के कारण ही मैं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। जैसे ही सेंटोर ने बोलना शुरू किया, तरुण ने अपने राज्य की अविश्वसनीय वृद्धि देखी, जो एक स्तर के प्राणी से बढ़कर स्तर 7 के आश्चर्यजनक शिखर तक पहुंच गया। हवा में मौजूद माना ऊर्जा लगातार बल में परिवर्तित होकर सेंटोर राजकुमार के शरीर में प्रवेश करती रही। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अल्फ्रेड ने अपने स्पेस विंग से एक छड़ी निकाली, जो इस दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की उसकी तत्परता को दर्शाती है। novelfire.com पर नए रोमांच का आनंद लें। जब डेमियन ने उनका सामना किया तो शीर्ष स्तर के 7वें सेंटोर से निकलने वाला दबाव मिनोटॉर और डेमियन की संयुक्त शक्ति से कहीं अधिक था। अब जवाब में जटिल मंत्रों का जाप करते हुए अल्फ्रेड ने विभिन्न प्रतीकों का आह्वान किया, जो हवा में प्रकट हुए, क्योंकि वह सेंटोर का सीधे सामना करने की तैयारी कर रहा था। फिर भी अपनी प्रतिकूल स्थिति के बावजूद सेंटोर ने अल्फ्रेड को घूरते हुए तिरस्कार का भाव दिखाया और उनके राज्यों के अंतर की परवाह किए बिना उसे घृणा से देखा। हर शाही खानदान में जन्मा सेंटोर सहजता से 9वें स्तर तक पहुंचने की जन्मजात क्षमता रखता है, सेंटोर ने हताशा और क्रोध से भरे शब्दों में घोषणा की। लेकिन एक अन्य व्यक्ति की साजिश और लालच के कारण मेरा विकास रुक गया, जिससे मैं अनगिनत वर्षों में सबसे कमजोर शाही वंशज बन गया। अपने हाथों को आकाश की ओर उठाते हुए सेंटोर ने एक सुनहरा भाला प्रकट किया, जो हवा में प्रकट हुआ और उसके ऊपरी शरीर को एक चमकदार सुनहरे कवच से सजा दिया, जो उसकी नई प्राप्त शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन था। जैसे ही उसकी निगाहें सख्त हुईं और तरुण और अल्फ्रेड पर खतरनाक ढंग से टिक गईं, उसके बाल बेतहाशा इधर उधर लहराने लगे। दृढ़ संकल्प के साथ मिनोटॉर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने युद्ध हथौड़े को मजबूती से पकड़ते हुए एक दुर्जय मुद्रा धारण कर ली। हालांकि मिनोटॉर को सेंटोर के असली इरादों के बारे में अनिश्चितता थी, लेकिन वह अपने शाही जन्म के महत्व को समझता था। चूंकि शाही परिवार में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति का संभावित नेता माना जाता था, इसलिए उन्हें गुप्त रूप से तिरस्कृत भी किया जाता था और साथ ही साथ बहुत सम्मान भी दिया जाता था। लेकिन बाहरी लोगों के खिलाफ हमेशा समर्थन की आवश्यकता होती है। इससे दूर रहो, ये राजकुमार की पहली लड़ाई है, सेंटोर ने आदेशात्मक लहजे में कहा। मैं पुराने रीति रिवाजों की तरह ही युद्ध में उतरूंगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए खून बहाऊंगा, मेरा राज्य कोई बहाना नहीं होना चाहिए। मिनोटॉर का सदमा स्पष्ट रूप से झलक रहा था और सेंटोर को नए सिरे से प्रशंसा और सम्मान के साथ देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। मिनोटॉर तेजी से एक तरफ हट गया, जिससे उसने अपने और हमलावर सेंटोर राजकुमार के बीच जगह बना ली, जो वीरतापूर्वक स्वर्ण भाला चला रहा था। हर शक्तिशाली कदम के साथ सेंटोर के खुरों की आवाज ताकत से गूंज रही थी, क्योंकि वह एल्डर अल्फ्रेड के करीब पहुंच रहा था, जो संयोगवश उसके सबसे नजदीक थे। एल्डर अल्फ्रेड ने तेजी से घटित हो रही घटनाओं का आकलन किया, उनकी निगाहें अटूट संकल्प से चमक रही थीं। अपने डंडे को निपुणतापूर्वक लहराते हुए उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी गहरी, मधुर आवाज ने वातावरण में नई शक्ति का संचार किया, जिससे वहां मौजूद प्रतीकों को और अधिक मजबूती मिली। लेस देन विशेष क्षमता, नींद में घुसपैठ, ग्रेटर देन। एल्डर अल्फ्रेड से शांत ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं, जिससे उनके पीछे एक कोआ की अलौकिक छवि उभर रही थी। एक कुशल इशारे से उसने विशालकाय प्रतीकों में से एक से झिलमिलाती धूल का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला बादल प्रकट किया। चमकीली धूल तेजी से आगे बढ़ी और सेंटोर को एक मदहोश कर देने वाले आभामंडल में लपेट लिया, जिससे वह नींद की अवस्था में चला गया। हालांकि उस जुझारू सेंटोर ने मोहक कोहरे से लड़ाई लड़ी और उसके मोहक खिंचाव का विरोध किया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दी।
सेंटोर द्वारा जादू के प्रति दिखाए गए वीर प्रतिरोध को देखकर एल्डर अल्फ्रेड ने प्रतिक्रिया में नाक सिकोड़ी। अडिग रहते हुए सेंटोर आगे बढ़ता रहा, उसका सुनहरा भाला खून जैसे लाल चांदनी में चमक रहा था। इस बीच तरुण किनारे से धैर्यपूर्वक हमले के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। एल्डर अल्फ्रेड अधीर हो गए और उन्होंने अपनी छड़ी सीधे सेंटोर की ओर कर दी। वे मंत्र हवा में तेजी से उड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। हालांकि सेंटोर ने अपने भाले की तेज गति से प्रत्येक मंत्र को कुशलतापूर्वक रोक दिया और नींद लाने वाले जादू से बच निकला। सेंटोर की हरकतें सुंदरता और सटीकता का एक बवंडर थीं और अपनी सुस्त अवस्था के बावजूद वह आसानी से एल्डर अल्फ्रेड के हमलों का मुकाबला कर रहा था। अचूक सटीकता के साथ उसका भाला हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जैसे जैसे सेंटोर राजकुमार और एल्डर अल्फ्रेड के बीच युद्ध तेज होता गया, तरुण ने किनारे से समर्थन देने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि दोनों के बीच सीधे तौर पर गोलीबारी में शामिल होना बहुत खतरनाक होगा। उनकी झड़प तेज हो गई और उनकी युद्ध क्षमता 8वें स्तर के शिखर के करीब पहुंच गई। यहां तक कि यह टियर 9 की विनाशकारी सीमा की ओर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अपनी आवाज में अधिकार जताते हुए तरुण ने पृथ्वी तत्व जादू पर अपनी महारत का उपयोग करते हुए तेजी से एक मंत्र का उच्चारण किया। जमीन से विशालकाय पत्थर और खंभे फूट पड़े, जिससे सेंटोर के रास्ते में बाधाएं और रुकावटें खड़ी हो गईं। फिर भी फुर्तीले सेंटोर ने कुशलतापूर्वक खतरनाक भूभाग को पार कर लिया। अत्यंत कुशलता और फुर्ती से बाधाओं को पार करते हुए वह धीरे धीरे एल्डर अल्फ्रेड के करीब पहुंच रहा था। उसका भाला हवा में लहराता हुआ, उसकी हरकतें तरल और सटीक थीं। तरुण को ऐसी कार्रवाई करते हुए देखकर अंततः उसने अपनी विशालकाय तलवार उठा ली। पूरी ताकत और सटीकता से वार करते हुए उसने पृथ्वी तत्व की एक लहर भेजी, जिससे सेंटोर का हमला बाधित हो गया। जैसे ही वह सेंटोर की ओर बढ़ा, ऐसा लगा मानो धरती उसके पैरों के नीचे कांप रही हो, जिससे उसके आसन हमले का खतरा और भी बढ़ गया। लेकिन सेंटोर पर तरुण के हमले का कोई असर नहीं हुआ। उसके चारों खुरों की फुर्ती और चपलता उसकी गति और चपलता को दर्शाते हुए खूबसूरती से हिल रही थी। उसने तरुण की विशाल तलवार के वार से खुद को बचा लिया। उसकी तेज प्रतिक्रियाएं हमेशा सतर्क रहती थीं, हर बचाव से जवाबी हमले का अवसर मिलता था और सेंटोर अपने सुनहरे भाले के कुशल वारों और कटों से इन अवसरों का फायदा उठाता था। उसके हमले सुनियोजित और शक्तिशाली थे, जिनका उद्देश्य तरुण को कमजोर करना और एल्डर अल्फ्रेड की सहायता करने की उसकी क्षमता को निष्क्रिय करना था। खतरे को भांपते हुए एल्डर अल्फ्रेड ने तुरंत अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। मुझे इतने लंबे समय से इस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ी है। जब मैं उस नए डीन को देखूंगा तो बेहतर होगा कि वह मुझे 2 साल की नींद की छुट्टी देकर इसका बदला चुकाए। अल्फ्रेड ने झुंझलाहट से कहा, क्योंकि उसके पीछे कोआ की छवि भी बेहद गुस्से में लग रही थी। novelfire.com पर अपडेट रहें। तरुण हक्का बक्का रह गया। उसे अल्फ्रेड की नींद की लत के बारे में तो पता था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मामला इतना गंभीर होगा। जैसे ही अल्फ्रेड ने अपनी माना शक्ति का उपयोग करते हुए घने और अलौकिक कोहरे का पर्दा उत्पन्न किया, जिसने सेंटोर की दृष्टि को धुंधला कर दिया। नींद की घूमती हुई लताओं ने सेंटोर को घेर लिया, मानो उसे शांतिपूर्ण नींद में सुलाने की कोशिश कर रही हो। लेस देन विशेष क्षमता, नींद का बुखार ग्रेटर देन। धुंध में फंसकर सांस लेने वाला सेंटोर एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहा था, लेकिन वह नींद के मोहक आह्वान का विरोध करने के लिए दृढ़ था और उसने अपने संकल्प को और मजबूत कर लिया। उसने अपने मन पर हावी हो रही थकान से संघर्ष किया, खुद को जगाए रखने और सामने मौजूद लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। घने कोहरे के बावजूद उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसका मार्गदर्शन किया, जिससे वह अल्फ्रेड की गतिविधियों को महसूस कर सका। वह संतुष्ट नहीं था, वह कभी भी बंधनों में बंधना नहीं चाहता था। एक जोरदार दहाड़ के साथ सेंटोर ने जादुई ऊर्जा का विस्फोट किया। उसके चारों ओर हरी लपटों की लपटें चटक रही थीं, जो धुंध को रोशन कर रही थीं और उसे अस्थायी रूप से पीछे धकेल रही थीं। शक्ति के अचानक प्रवाह ने तरुण और एल्डर अल्फ्रेड दोनों को चौंका दिया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह कमीना टियर 8 जीव बनने में कामयाब हो जाए। एल्डर अल्फ्रेड ने अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए सोचा कि इस समय ड्यूटी पर वही क्यों है। मेरा मामला हमेशा अलग क्यों होता है। इससे पहले भी कई महान प्रशिक्षकों ने इस क्षेत्र की रक्षा की है और कोई भी खतरनाक जीव सामने नहीं आया। यह मेरा पहला अनुभव है और यह सब हो रहा है। कितना झंझट है। मैं सच में बहुत परेशान हो रहा हूं। अल्फ्रेड ने तरुण की ओर देखते हुए निराशा से भरे चेहरे के साथ शिकायत की। अरे अरे, मुझे अपनी तलवार उधार दो, छोटे ती, अल्फ्रेड ने अनुरोध किया।
मुझे उस नाम से मत बुलाओ, बुरे आदमी। और तुम्हें मेरी तलवार की क्या जरूरत है? मुझे लगा था कि तुम शुद्ध जादू के मार्ग पर चल रहे हो, तरुण ने जवाब दिया। अभी उसकी शक्तियां मुझसे कहीं अधिक हैं। उससे सीधे लड़ना आत्महत्या के समान होगा। मैं बस तुम्हारी तलवार की शक्तियों का उपयोग अपनी सपनों को साकार करने और सील करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करना चाहता हूं। अन्यथा मैं हमें इस स्थिति से कभी नहीं निकाल पाऊंगा, अल्फ्रेड ने समझाया। तरुण ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अनिच्छा से ही सही, फिर भी उसने अपनी तलवार फेंक दी। जब वे बड़बड़ा रहे थे, मिनोटॉर ने घटनाक्रम में आए इस बदलाव पर खुशी जताई, यह महसूस करते हुए कि सेंटोर में हाल के वर्षों में पैदा हुए 9वें स्तर के अधिकांश शाही लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिभा है। सेंटोर ने तरुण को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर एल्डर अल्फ्रेड की ओर धावा बोला। तरुण के हमले इतने धीमे थे कि वे सेंटोर की गतिविधियों को बाधित नहीं कर सके, उसे मारना तो दूर की बात है। वह तरुण को एक मच्छर की तरह महज एक उपद्रव समझता था। उसका मुख्य निशाना हमेशा से अल्फ्रेड ही रहा था। दूसरी ओर अल्फ्रेड ने अपनी माना शक्ति को तलवार में समाहित कर दिया, जिससे उस पर खुदे हुए प्रतीक चिन्ह प्रकाशित हो उठे। लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। जब तरुण तलवार का इस्तेमाल करता था तो उससे ताकत और भारीपन का एहसास होता था। लेकिन अब जब अल्फ्रेड ने उसे चलाया तो उससे नींद और कैद का भाव उत्पन्न हुआ। दो अलग अलग नस्लों के योद्धाओं के बीच तलवार और भाले की जोरदार टक्कर हुई। हालांकि सेंटोर को 10 मीटर पीछे धकेल दिया गया, जबकि अल्फ्रेड दूर जा गिरा और एक दीवार से टकरा गया। अल्फ्रेड ने थकी हुई निगाहों से अपनी कमर की ओर देखा, जहां से खून टपक रहा था, और एक बार फिर गाली दी। ध तेरे की, मुझे चोट भी लग गई। आह, अब मैं बहुत गुस्से में हूं, बस इतना जान लो कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अल्फ्रेड की बातें सुनकर सेंटोर अजीब तरह से झुक गया, मानो किसी संभावित खतरनाक चाल की तैयारी कर रहा हो। हालांकि अगले ही पल वह अचंभित रह गया। अल्फ्रेड प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और अकादमी के स्थान की ओर तेजी से वापस दौड़ पड़ा। चिंता मत करो नन्ही टी, मैं और मदद लाने वाला हूं। मुझे यकीन है कि सेंटोर तुम पर हमला करने में दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए तुम सुरक्षित रहोगी। अल्फ्रेड निर्लजतापूर्वक युद्ध क्षेत्र से भाग गया। वह पलटवार करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हो गया कि वह इतनी बुरी तरह क्यों हारा था। सेंटोर को बल के उपयोग की समझ आने लगी थी। हालांकि मिनोटॉर और सेंटोर गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों से मुक्त होने के लिए बल का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इसमें आमतौर पर अनगिनत लड़ाइयों के वर्षों लग जाते थे। हालांकि नवजात सेंटोर राजकुमार इसे उससे कहीं अधिक तेजी से समझ रहा था जितना वह समझ पा रहा था। उसे लगा कि अगर सेंटोर अंततः उस शक्ति पर महारत हासिल कर ले, अपनी अद्भुत युद्ध क्षमता और अपने नए टियर 8 क्षेत्र के साथ, अल्फ्रेड को पूरा यकीन था कि वह मारा जाएगा। उसके पास अपने प्रकाश तत्व का उपयोग करके भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तरुण, कम से कम अगर तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो तो मेरी तलवार मेरे पास ही छोड़ दो, चो। तरुण ने कहा। हताशा और निराशा का मिलाजुला भाव महसूस हो रहा है। उसने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठाते हुए सेंटोर की ओर रुख किया, घबराकर हंसते हुए और यह उम्मीद करते हुए कि सेंटोर उसे नुकसान पहुंचाने में दिलचस्पी नहीं लेगा। तरुण अब अल्फ्रेड से दिल से नफरत करने लगा था। उसने जोर से गाली इसलिए नहीं दी क्योंकि वह सेंटोर के मूड को खराब नहीं करना चाहता था। सेंटोर ने तरुण को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और जैसे ही उसका सुनहरा कवच और भाला हवा में गायब हो गया, उसने घृणा से घुरघुराहट की। हैरान होकर मिनोटॉर यह नहीं समझ पा रहा था कि राजकुमार ने उस जादूगर का पीछा क्यों नहीं किया जो भाग गया था और जिसने तरुण को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। तरुण को एहसास हुआ कि सेंटोर राजकुमार का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, और उसने मन ही मन अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया क्योंकि मिनोटॉर ने सेंटोर से पूछताछ शुरू कर दी थी। लेकिन क्यों, मेरे राजकुमार? आपने उसे क्यों जाने दिया? और आप उसके उस साथी के प्रति कोई क्रोध क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो अभी भी यहाँ है? मुझे किसी कमजोर से लड़ने में कोई आनंद नहीं आता। इसके अलावा पहला वाला तो पहले ही भाग चुका है और वो मुझे उसके पास ले जाएगा। अपनी जान बख्शने के बदले में उसने मुझे रहने के लिए जगह ढूंढने का वादा किया है, सेंटोर राजकुमार ने समझाया, जिससे मिनोटॉर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे मेरे राजकुमार। मिनोटॉर अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले ही सेंटोर राजकुमार ने उसे बीच में ही रोक दिया। कृपया अब से मुझे सेवन कहकर बुलाएं। यह आश्चर्य केवल मिनोटॉर तक ही सीमित नहीं था, यहाँ तक कि तरुण भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि सेंटोर क्यों खुद को एक संख्या कहलाना चाहेगा और मानव जगत में रहना चाहेगा।
रसातल लोक के राजकुमार के रूप में उन्हें अपनी जाति और अधीनस्थ जातियों से प्रचुर मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त थे। ये सरल है, मेरा जन्म बहुत जल्दी हो गया, जिसके परिणामस्वरूप मैं एक टियर 7 जीव के रूप में पैदा हुआ। मैंने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है और मेरा मानना है कि सेवन कहलाना मुझे हमेशा मेरे जन्म की याद दिलाएगा। सेंटौर राजकुमार ने समझाया, यह मुख्य मुद्दा नहीं है मेरे राजकुमार। क्षमा करें सेवन, मुख्य मुद्दा यह है कि यदि आप मेरे साथ कबीले में वापस नहीं आते हैं तो मुझे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मुझे आपको कबीले में वापस ले जाने का काम सौंपा गया है ताकि आप अन्य शाही सदस्यों के साथ रह सकें, जहां आपका स्थान पूरी तरह से है। मिनोटॉर ने अपनी चिंता व्यक्त की। सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं 9वें दर्जे का शाही खानदान का सदस्य नहीं हूं, तो वे क्या कहेंगे? तुम्हें हमारे कबीले की प्रतिस्पर्धा का तो पता ही होगा। हमारी जाति जन्म के समय साधना स्तर को किसी क्षमता की तरह महत्व देती है, सेवन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं टियर 8 में पैदा नहीं हुआ था बल्कि टियर 7 में पैदा हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या हश्र होगा? उसने अनिश्चितता से भरी आवाज में पूछा। सेवन की बातों से मिनोटॉर स्तब्ध रह गया और उनका खंडन करने में असमर्थ था। यदि सेवन अपनी वर्तमान साधना स्तर के साथ उनकी दुनिया में लौटता है, तो निस्संदेह उसे नीचा देखा जाएगा और कमजोर समझा जाएगा। यहाँ तक कि उसे कबीले के प्रचुर संसाधनों का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिससे उसकी प्रगति में बाधा आएगी और उसे टियर 9 के शिखर तक पहुंचने से रोका जा सकेगा, जो सभी शाही परिवार में जन्मे लोगों का मुख्य लक्ष्य था। हालांकि पृथ्वीलोक ने सेवन को ठीक होने और 9वें स्तर का जीव बनने का अवसर प्रदान किया, लेकिन वहां रुकने का जोखिम उसके लिए बहुत अधिक था। मिनोटॉर ने सेवन को इस विचार के खिलाफ समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सेवन ने उसके विचारों को भांप लिया। मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं और मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन चिंता मत करो, वह जादूगर मेरा ऋणी है और मैं उसे परेशान करने की योजना बना रहा हूं, सेवन ने आश्वासन दिया। आपको मुझे दोबारा मनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया है। मैं तभी लौटूंगा जब मैं अपनी उचित साधना अवस्था को पुनः प्राप्त कर लूंगा और 9वें स्तर तक पहुंच जाऊंगा। तब तक मैं अपनी शर्तों पर वापस आऊंगा, सेवन ने आत्मविश्वास से घोषणा की। आखिरकार अभी भी कई शाही परिवार में जन्मे व्यक्ति 9वें स्तर पर फंसे हुए हैं, जो राजशाही क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ हैं, इसलिए अगर मैं 9वें स्तर पर वापस आता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा संदेह नहीं होना चाहिए। छवि, उन्होंने आगे कहा, मुझे यहाँ अपना अनुभव अर्जित करने दीजिए ताकि मेरे लौटने पर कोई मेरी उपलब्धियों को कमतर न आंक सके। मिनोटॉर ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि यह नवजात राजकुमार अविश्वसनीय रूप से जिद्दी था और उसके मन बदलने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन रक्तचंद्र के बीच जाने के बाद तुम कैसे जीवित रहोगे? पृथ्वी लोक के नियम तुम्हारी शक्ति को सीमित कर देंगे और तुम्हें कमजोर कर देंगे। वे भारी प्रतिक्रिया भी पैदा कर सकते हैं, खासकर इसलिए कि आप अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। मैंने अपनी जाति के बुजुर्गों से सुना है कि व्यक्ति जितना मजबूत होता है, प्रतिक्रिया उतनी ही कठोर होती है, मिनोटॉर ने सुझाव दिया। खैर, मुझे लगता है कि मुझे उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने मुझे पकड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वास्तव में बिना किसी प्रतिबंध के यहाँ रह सकता हूँ, सेवन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर तरुण ने भौहें चढ़ा ली। वह रसातल लोक के बारे में बहुत सारे रहस्य सुन रहा था और उसे ये संदेह होने लगा था कि क्या वह जीवित भी बचेगा। अपनी रून तलवार के बिना वह मिनोटॉर की ताकत का मुकाबला भी नहीं कर सकता था। जब उसे लगा कि उसने काफी कुछ सुन लिया है, तभी सेंटौर राजकुमार ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। ये कैसे संभव है प्रिंस सेवन? मिनोटॉर ने असहाय होकर पूछा, अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असमर्थ सेवन ने उसे घूर कर देखा। हालांकि सेवन को एहसास हुआ कि मिनोटॉर बदलने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसे केवल प्रिंस सेवन कह रहा था। सेंटौर ने तरुण को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और जैसे ही उसका सुनहरा कवच और भाला हवा में गायब हो गया, उसने घृणा से घुरघुराया। हैरान होकर मिनोटॉर यह नहीं समझ पा रहा था कि राजकुमार ने उस जादूगर का पीछा क्यों नहीं किया जो भाग गया था और जिसने तरुण को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। तरुण को एहसास हुआ कि सेंटौर राजकुमार का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था और उसने मन ही मन अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया क्योंकि मिनोटॉर ने सेंटौर से पूछताछ शुरू कर दी थी। लेकिन क्यों मेरे राजकुमार? आपने उसे क्यों जाने दिया? और आप उसके उस साथी के प्रति कोई क्रोध क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो अभी भी यहाँ है?
मुझे किसी कमजोर से लड़ने में कोई आनंद नहीं आता, इसके अलावा पहला वाला तो पहले ही भाग चुका है, और वो मुझे उसके पास ले जाएगा। अपनी जान बख्शने के बदले में उसने मुझे रहने के लिए जगह ढूंढने का वादा किया है। सेंटोर राजकुमार ने समझाया, जिससे मिनोटॉर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे मेरे राजकुमार। मिनोटॉर अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले ही सेंटोर राजकुमार ने उसे बीच में ही रोक दिया। कृपया अब से मुझे सेवन कहकर बुलाएं। यह आश्चर्य केवल मिनोटॉर तक ही सीमित नहीं था, यहाँ तक कि तरुण भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि सेंटोर क्यों खुद को एक संख्या कहलाना चाहेगा और मानव जगत में रहना चाहेगा। रसातल लोक के राजकुमार के रूप में उन्हें अपनी जाति और अधीनस्थ जातियों से प्रचुर मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त थे। ये सरल है, मेरा जन्म बहुत जल्दी हो गया, जिसके परिणामस्वरूप मैं एक टियर 7 जीव के रूप में पैदा हुआ। मैंने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है और मेरा मानना है कि सेवन कहलाना मुझे हमेशा मेरे जन्म की याद दिलाएगा। सेंटोर राजकुमार ने समझाया, यह मुख्य मुद्दा नहीं है मेरे राजकुमार। क्षमा करें सेवन, मुख्य मुद्दा यह है कि यदि आप मेरे साथ कबीले में वापस नहीं आते हैं तो मुझे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मुझे आपको कबीले में वापस ले जाने का काम सौंपा गया है ताकि आप अन्य शाही सदस्यों के साथ रह सकें जहां आपका स्थान पूरी तरह से है। मिनोटॉर ने अपनी चिंता व्यक्त की। 4RABET, सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं 9वें दर्जे का शाही खानदान का सदस्य नहीं हूं तो वे क्या कहेंगे? तुम्हें हमारे कबीले की प्रतिस्पर्धा का तो पता ही होगा। हमारी जाति जन्म के समय साधना स्तर को किसी क्षमता की तरह महत्व देती है, सेवन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं टियर 8 में पैदा नहीं हुआ था बल्कि टियर 7 में पैदा हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या हश्र होगा? उसने अनिश्चितता से भरी आवाज में पूछा। सेवन की बातों से मिनोटॉर स्तब्ध रह गया और उनका खंडन करने में असमर्थ था। यदि सेवन अपनी वर्तमान साधना स्तर के साथ उनकी दुनिया में लौटता है तो निस्संदेह उसे नीचा देखा जाएगा और कमजोर समझा जाएगा। यहाँ तक कि उसे कबीले के प्रचुर संसाधनों का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिससे उसकी प्रगति में बाधा आएगी और उसे टियर 9 के शिखर तक पहुंचने से रोका जा सकेगा, जो सभी शाही परिवार में जन्मे लोगों का मुख्य लक्ष्य था। हालांकि पृथ्वीलोक ने सेवन को ठीक होने और 9वें स्तर का जीव बनने का अवसर प्रदान किया, लेकिन वहां रुकने का जोखिम उसके लिए बहुत अधिक था। मिनोटॉर ने सेवन को इस विचार के खिलाफ समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सेवन ने उसके विचारों को भांप लिया। मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं और मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन चिंता मत करो, वह जादूगर मेरा ऋणी है और मैं उसे परेशान करने की योजना बना रहा हूं, सेवन ने आश्वासन दिया। आपको मुझे दोबारा मनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया है। मैं तभी लौटूंगा जब मैं अपनी उचित साधना अवस्था को पुनः प्राप्त कर लूंगा और 9वें स्तर तक पहुंच जाऊंगा। तब तक मैं अपनी शर्तों पर वापस आऊंगा, सेवन ने आत्मविश्वास से घोषणा की। आखिरकार अभी भी कई शाही परिवार में जन्मे व्यक्ति 9वें स्तर पर फंसे हुए हैं, जो राजशाही क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ हैं, इसलिए अगर मैं 9वें स्तर पर वापस आता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मुझे यहाँ अपना अनुभव अर्जित करने दीजिए ताकि लौटने पर कोई मेरी उपलब्धियों को कमतर ना आंक सके। novelfire.com पर अपनी यात्रा जारी रखें। मिनोटॉर ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि यह नवजात राजकुमार अविश्वसनीय रूप से जिद्दी था और उसके मन बदलने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन रक्तचंद्र के बीत जाने के बाद तुम कैसे जीवित रहोगे? पृथ्वी लोक के नियम तुम्हारी शक्ति को सीमित कर देंगे और तुम्हें कमजोर कर देंगे। वे भारी प्रतिक्रिया भी पैदा कर सकते हैं, खासकर इसलिए कि आप अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। मैंने अपनी जाति के बुजुर्गों से सुना है कि व्यक्ति जितना मजबूत होता है, प्रतिक्रिया उतनी ही कठोर होती है, मिनोटॉर ने सुझाव दिया। खैर, मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए मुझे उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने मुझे पकड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वास्तव में बिना किसी प्रतिबंध के यहाँ रह सकता हूँ, सेवन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर तरुण ने भौहें चढ़ा ली। वह रसातल लोक के बारे में बहुत सारे रहस्य सुन रहा था और उसे ये संदेह होने लगा था कि क्या वह जीवित भी बचेगा। अपनी रून तलवार के बिना वह मिनोटॉर की ताकत का मुकाबला भी नहीं कर सकता था। जब उसे लगा कि उसने काफी कुछ सुन लिया है, तभी सेंटोर राजकुमार ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। ये कैसे संभव है प्रिंस सेवन? मिनोटॉर ने असहाय होकर पूछा, अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असमर्थ। सेवन ने उसे घूर कर देखा।
हालांकि सेवन को एहसास हुआ कि मिनोटॉर में बदलाव लाने में कठिनाई हो रही थी और वह केवल आदत के कारण उसे प्रिंस सेवन कहकर बुला रहा था। उसने मन में कोई बैर न रखने का फैसला किया और आदत के चलते समझाने का विकल्प चुना। उसने मन में कोई बैर न रखने का फैसला किया और इसके बजाय समझाने का विकल्प चुना। खैर, मुझे लगता है कि मुझे उस जादूगर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जिसने मेरा अपहरण किया था, लेकिन उन कारणों से नहीं जो आप सोच रहे होंगे। देखिए, उसके पास मुझे नियंत्रित करने की एक बड़ी योजना थी, इसलिए उसने मेरी चेतना को मिटाने की उम्मीद में अपनी स्रोत ज्वाला को मेरे शरीर में स्थापित कर दिया। हालांकि मेरी मानसिक दृढ़ता उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। इसी वजह से मैं उसकी उम्मीद से अधिक समय तक टिक सका, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, जैसे कि अंततः मेरा भाग निकलना। हालांकि वह मुझे अपने वश में करना चाहता था, लेकिन जैसे ही दूसरे स्वप्न जादूगर ने हस्तक्षेप किया, स्थिति में बदलाव आ गया। उनके हस्तक्षेप के कारण मैं ज्वालाओं को अवशोषित करने और उन्हें परिष्कृत करके अपना बनाने में सक्षम हुआ। साथ ही पृथ्वी लोक की स्रोत ज्वाला के साथ जन्म लेने की भी इसमें भूमिका रही है। इसीलिए मैं दुनिया के दुष्परिणामों से अप्रभावित हूँ। वैसे क्या आप वापस जाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ओक भी पीछे हट जाए? सेवन ने अनुरोध किया, जिससे मिनोटॉर का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह ओर्क सरदारों के क्रोध के परिणामों से भयभीत था। ऑक्स हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वे अपनी इच्छानुसार कोई भी मांग कर सकते हैं। सेवन को मिनोटॉर की चिंताओं की समझ आ गई और उसने कहा, कबीले को उन ऑकस को मुआवजा देना चाहिए जिन्होंने मेरी वापसी की उम्मीद में कुछ भी बचाकर रखा था। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता, सेवन ने प्रस्ताव रखा। लेकिन राजकुमार सेवन, क्या इससे आपके अपने संचय पर असर नहीं पड़ेगा? चिंतित मिनोटॉर ने पूछा। उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं टिया 8 सेंटोर हूं। जब तक आप इसे गुप्त रखते हैं और यह बात किसी को नहीं बताते कि मैं अपनी मर्जी से पृथ्वी लोक में रह रहा हूं, तब तक उन्हें ऑकस के साथ समस्या सुलझाने के लिए कुछ संसाधन भेजने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कृपया मुझे और परेशान न करें, जाओ और मेरे आदेशों का पालन करो, सेवन ने मिनोटॉर को अपने अंतिम निर्देश देते हुए कहा। मिनोटॉर को सेंटोर राजकुमार के कई आदेशों पर आपत्ति थी, लेकिन वह जानता था कि अब उसे एक निर्णय लेना ही होगा। क्या उसे बड़ों से झूठ बोलकर भविष्य में राजकुमार की सफलता की संभावना में एक महत्वपूर्ण पद सुरक्षित कर लेना चाहिए, या उसे सच बता देना चाहिए और बड़ों को राजकुमार की कम क्षमता को देखते हुए उसके कार्यों को नजरअंदाज करने देना चाहिए? विकल्पों पर विचार करते हुए उसे एहसास हुआ कि कौन सा रास्ता अधिक जोखिम भरा है लेकिन उसमें अधिक लाभ भी निहित है। यदि उसने सच कहा और सेंटोर राजकुमार अकेले ही 9वें स्तर तक पहुंचने के बाद अपनी पूरी शान शौकत के साथ कबीले में लौट आया, उसे राजकुमार को प्रसन्न करने के लिए बलि का बकरा बनाकर मारा जा सकता है, जिससे उन्हें उस वंश के राजकुमार की उपेक्षा करने का बहाना मिल जाएगा जिसे समर्थन प्राप्त नहीं था। मिनोटॉर जानता था कि सेवन ही ग्रीक पौराणिक कथाओं के विशेषज्ञों की श्रेणी में शीर्ष पर पहुंचने का उसका सबसे अच्छा मौका है, और उसने उसी क्षण अपना निर्णय लिया। बिना समय बर्बाद किए मिनोटॉर ने ओर्क जाति से पीछे हटने का अनुरोध किया। उस अराजक लड़ाई को रोकना आसान काम नहीं था, लेकिन अंततः दुष्ट संप्रदाय के सदस्यों के खात्मे के साथ युद्ध क्षेत्र अधिक शांत हो गया। जब ओर्क सैनिक और कमांडर वापस लौटे तो बचे हुए मानव जादूगर खुशी के आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने इस बात का जश्न मनाया कि उन्हें जीवन में एक और मौका मिला है। हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि ओर्क्स ने अपनी मर्जी से जाने का फैसला क्यों किया था, लेकिन उन्होंने उनका पीछा करने या उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। ओर्क्स ने अपनी दुर्जयता साबित कर दी थी, उन्होंने अपने विरोधियों का सफाया कर दिया था और यहां तक कि दुष्ट संप्रदाय के कई जादूगरों को भी मार गिराया था। जब 8वें स्तर के मिनोटॉर के नेतृत्व में ओर्क्स वापस लौट रहे थे तो सेंटोर राजकुमार सेवन ने तरुण की ओर रुख किया और उनसे अपनी यात्रा जारी रखने का आग्रह किया। तरुण ने भौहें चढ़ा ली, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही जाति के साथ विश्वासघात करने वाला है। हालांकि अंतरिक्ष मार्ग अपनाने के बजाय उन्होंने दर्शनीय स्थलों की सैर का बहाना बनाते हुए अनगिनत निर्जन इलाकों से होकर एक लंबी यात्रा करने पर जोर दिया। लेकिन सेवन ने तरुण के दिखावे को पहचान लिया और वह और समय बर्बाद करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने उनसे जल्दी वापस लौटने का अनुरोध किया क्योंकि वह अपना नया घर देखने के लिए उत्सुक था। कोई और विकल्प न होने के कारण आरव असहाय होकर उन्हें शहर के एकमात्र अंतरिक्ष अक्ष की ओर जाते हुए देखता रहा। उन्हें ये बात स्पष्ट हो गई कि सेंटोर राजकुमार को अंतरिक्ष अक्ष के अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
लेकिन उसके डर ने उस पर हावी होकर उसे यह कहने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अंतरिक्ष कक्ष पर नहीं जाना चाहिए, जिससे सेंटोर राजकुमार को इसके अस्तित्व के बारे में पता चल गया। अपने अंडे के रूप में उसने किसी प्रकार की अंतरिक्ष शांति को महसूस किया था, लेकिन उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह जिसे अंतरिक्ष कक्ष कहा जाता है, उससे गुजर चुका है। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने के बावजूद वह अभी भी एक नवजात प्राणी था और केवल कुछ घंटों का ही था। उसके पास कुछ वंशानुगत यादें हो सकती हैं, लेकिन वह अभी भी कुछ ही घंटों पहले पैदा हुआ था और उसने उन सभी को अनुभव नहीं किया था। दरअसल उसके बिखरे हुए बालों और विशाल छाती को छोड़कर उसका चेहरा मासूम लग रहा था, लगभग एक किशोर जैसा। अगर उसके चेहरे के बाईं ओर के भावहीन चेहरे को छोड़ दें तो यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि वह वही व्यक्ति है जिसने अभी अभी अल्फ्रेड को हराया है। novelfire.com से जुड़े रहें। बहुत सोचने विचारने के बाद तरुण को केवल यही उम्मीद थी कि बूढ़ा अल्फ्रेड जल्दी से अकादमी पहुंच गया होगा और उसने डीन और अन्य उच्च अधिकारियों को स्थिति के बारे में समझा दिया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए सेंटोर राजकुमार जैसे किसी व्यक्ति को लाना काफी मनोरंजक होगा। जैसे ही सेंटोर राजकुमार और तरुण दोनों गायब हो गए, मेज ने एक आह भरी। वह इसे शुरू से ही अपने अंदर दबाए हुए था। भले ही सेंटोर राजकुमार ने अपनी आभा को नियंत्रण में रखने की कोशिश की हो, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित अत्यधिक दुष्ट आभा उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त थी कि वह उन्हें आसानी से मार सकता है। अब जबकि ओर्क्स जा चुके थे और सिटी हॉल खंडहर में तब्दील हो चुका था, मेज केवल इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकती थी कि लड़ाई सिटी हॉल से आगे बढ़कर शहर के बाकी हिस्सों में नहीं फैली थी। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि निवासियों पर इसका असर पड़े। वह सचमुच शहर का नया लॉर्ड बनना चाहता था, कीथ के विपरीत जिसके कुछ छिपे हुए इरादे थे। और कोई भी नगर स्वामी किसी खाली शहर पर शासन नहीं करना चाहता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरे तुम्हें मेरे पीछे आना होगा ताकि हम छोटी टी को बचा सकें। एल्डर अल्फ्रेड अपने कार्यों के परिणामों पर जरा भी विचार किए बिना पैतृक शिखर में घुस गया। नए डीन ने भव्य महल में प्रवेश करने से पहले ही उसे हवा में रोक लिया। आपको पता है ना कि यह पुराने डीन का निवास स्थान है। यहाँ चिल्लाना एक गंभीर अपराध है। क्या आप पुराने डीन की साधना में बाधा डालना चाहते हैं? अरे ये तो बस एक छोटी सी चीख थी। इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? अल्फ्रेड आगे बोलने ही वाला था, लेकिन जब उसने बूढ़े डीन के चेहरे पर सख्त भाव देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर उसने ऐसा ही व्यवहार जारी रखा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने शांत होने और जानकारी देने का फैसला किया। ठीक है, मेरे निरीक्षण स्थल लात्विया शहर के युद्ध क्षेत्र में एक शाही प्राणी का जन्म हुआ है। अभी हमें तरुण को बचाने के लिए तुरंत वापस जाना होगा क्योंकि मुझे पहले संदेश पहुंचाना था। जैसे ही डीन ने अल्फ्रेड की बात सुनी, उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। आरव और उसके भाई बहनों ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन इस बार उन्होंने गौर किया कि आरव कुछ खोया खोया सा लग रहा था। वह अपनी कमर से बंधी दोनों हथियारों को देखता रहा, लेकिन उसके भाई बहन ज्यादा चिंतित नहीं थे। उनका मानना था कि उसने अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली होगी। उन सभी ने अगले चरण में प्रगति कर ली थी, जिसमें अविनाश भी शामिल था, जो शुरू में उनसे अलग थलग था क्योंकि उसके पास केवल एक ही तत्व था, जबकि वे सभी दोहरे तत्ववादी थे। लेकिन अब अविनाश उनका सर्वोच्च रैंक वाला जादूगर बन गया था, क्योंकि उसे केवल एक तत्व पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी और उसके प्रति उसकी सर्वोच्च आत्मीयता थी। लगातार होने वाले युद्धों और उनसे प्राप्त शक्ति पत्थरों ने भी उनकी तीव्र साधना गति में योगदान दिया। अविनाश की उत्कृष्टता के पीछे के सभी कारकों को केवल आरव ही जानता था। अन्य जादूगर उसे एक विलक्षण प्रतिभा मानते थे और सोचते थे कि उसकी नई साधना तकनीकें उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थीं। इससे उनकी इस सफलता का कारण स्पष्ट हो गया, यहाँ तक कि आथ ने भी उन्हें चुनौती दी थी और कहा था कि वह सबसे पहले टियर 3 तक पहुंचेंगे। जब उन्होंने आरव को इतना एकाग्रचित देखा तो उन्होंने इसे इस रूप में समझा कि वह चुपचाप एक बार फिर उनसे आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक बार फिर आरव उन्हें सुधारने में बहुत आलसी साबित हुआ। केवल वही जानता था कि वास्तव में उसे क्या परेशान कर रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने हथियारों के मूठ पर रखा, उसने अपनी तलवार की ऊर्जा और तलवार के इरादे को एक साथ मिलाने की कोशिश की, उन्हें आपस में जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि हर बार जब उसने कोशिश की तो वह हमेशा असफल रहा, ठीक वैसे ही जैसे वह पहली बार कोशिश करने पर असफल हुआ था। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि जब भी वह उस महान शक्ति का प्रयोग करना चाहेगा, उसे अपनी रक्त हत्या की मंशा को जगाना होगा।
हालांकि उसने जिस रक्त हत्या की भावना को समझा था, उसने उसे तलवार की भावना और तलवार की ऊर्जा दोनों को मिलाने की अनुमति दी थी, लेकिन इसने उसके सोचने के तरीके को भी थोड़ा प्रभावित किया था। इससे उसकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हुई और वह कुछ हद तक आवेगशील हो गया, क्योंकि उसका सारा ध्यान केवल हत्या करने पर ही केंद्रित था। हालांकि वह इसे कुछ हद तक नियंत्रित करने में कामयाब रहा था, लेकिन वह हमेशा खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आरव को हमेशा उम्मीद रहती थी कि वह अपने हमलों की शक्ति पर नियंत्रण पा सकता है, इसलिए उसने एक समाधान की तलाश शुरू कर दी। इस तथ्य के बावजूद कि हत्या करने की इच्छा ने उसे अधिक शक्तिशाली महसूस कराया और उसके हमलों को और तीव्र कर दिया, वह इतनी आसानी से अपनी तर्कसंगत बुद्धि खोने को तैयार नहीं था। वह हमेशा से ही युद्ध के मैदान पर नियंत्रण रखने के लिए उत्सुक रहने वाला व्यक्ति रहा था और एक शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखता था, जो ब्लड मून युद्धों के दौरान एक कमांडर के रूप में नेतृत्व करने में अमूल्य साबित हुआ था। आरव केवल तभी रक्त हत्या की भावना को प्रकट करने का सहारा लेना चाहता था, एक ऐसी शक्ति जिसे वह समझ चुका था, जब उसे अपनी सीमाओं तक धकेल दिया गया था। उसे ये भी महसूस हुआ कि हत्या की भावना का उसकी तलवार चलाने की क्षमता पर इतना गहरा प्रभाव पड़ने का कारण ये था कि उसने रक्त चांगदाव का उपयोग करने के बाद इसे समझ लिया था। अपने विचारों में खोए हुए आरव को उस समय चौंका दिया जब उसने ऊपर देखा और पाया कि जेम्स उसके बगल में खड़ा है और उनके समूह की महिला जादूगरनी आगे आगे चल रही है। जेम्स को पास आते हुए न देख पाने का एहसास होने पर आरव ने आह भरी और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी तलवार में कितना मग्न था। जेम्स ने पूछा, तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है, आरव? novelfire.com पर छिपी हुई कहानियों को खोजें। इमेज। आरव, जो अभी भी थोड़ा हैरान था, ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा सिद्धांत। घबराकर हंसते हुए जेम्स ने कहा, मुझे बताओ, मुझ पर भरोसा करो, मैं भले ही किसी प्रभावशाली कुल से न आता हूँ, लेकिन जब साधना की बात आती है तो मुझे काफी कुछ पता है। मुझे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी माना जा सकता है, हालांकि केथरा के समान स्तर पर नहीं। आरव ने जेम्स की ओर देखा, जो केथरा से अपनी तुलना करने की गलती का एहसास होने पर घबराकर हंस पड़ा। जेम्स का मूल्यांकन करते हुए आरव ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि तुम एक प्रतिभाशाली युवा जादूगर हो। अगर ऐसा नहीं है तो पर्याप्त कौशल के बिना तुम मध्य स्तरीय जादूगरों के स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। तुम्हारी उपलब्धियां ही तुम्हारी क्षमताओं का प्रमाण है, इसलिए मैं अपनी समस्या के बारे में तुम पर भरोसा करता हूं। इसके बाद आरव ने अपना सवाल पूछा, क्या तलवार की शक्ति और तलवार की ऊर्जा को मिलाया जा सकता है? जेम्स थोड़ी देर रुका, आरव के सवाल की सादगी से वह अचंभित रह गया। उन्हें और भी चुनौतीपूर्ण पूछताछ की उम्मीद थी, खासकर चौथे स्तर के जादूगर के क्षेत्र तक पहुंचने के बारे में। आप चौथे स्तर के जादूगर का दर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? और इसी तरह के अन्य प्रश्न पूछकर वह आरव को परेशान रखना चाहता था। जेम्स के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि आरव ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर तलवारबाजी का प्रशिक्षण अपने पहले वर्ष में लेने वाले अधिकांश जादूगरों को पहले से ही पता होता। उसने असमंजस भरे भाव से आरव की ओर देखा। वह ये समझने में असमर्थ था कि आरव जैसा कुशल तलवारबाज तलवार के इरादों और तलवार की ऊर्जा के बुनियादी ज्ञान से कैसे वंचित था। हालांकि जेम्स को ये पता नहीं हो सकता था कि आरव और उसके भाई बहनों ने कभी तलवारबाजी का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, क्योंकि वे तरुण के मार्गदर्शन में थे। प्रशिक्षक वाल्टर द्वारा संचालित निःशुल्क कक्षाएं अकादमी में दाखिला लेने के बाद से उन्हें प्राप्त हुई सबसे ज्ञानवर्धक कक्षाएं थीं। उनके मुख्य प्रशिक्षक तरुण अक्षम साबित हुए और उन्हें कुछ भी सिखाने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। अगर तरुण को युद्ध देवता जादूगर अकादमी को मजबूत करने के लिए तत्काल लात्विया शहर में तैनात नहीं किया गया होता, तो शायद वह अपने नए छात्रों को कोई ज्ञान प्रदान ही नहीं कर पाता। वह उनसे बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसने अपने दिल को दृढ़ किया और उन्हें वह सब कुछ प्रदान किया जो उसे लगता था कि जादूगर के रूप में उनके विकास के लिए आवश्यक था। खैर, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को तलवारों और ब्लेडों में निपुणता हासिल हो तो तलवार की ऊर्जा स्वॉर्ड चीक विकसित करना अपेक्षाकृत आसान होता है, जेम्स ने समझाया। दूसरी ओर तलवार की शक्ति का विकास करना एक बिल्कुल नया स्तर है। इसके लिए असंख्य ऊर्जाओं को समझना और उन्हें संकुचित करके एक अद्वितीय तलवार शक्ति को जागृत करना आवश्यक है जो तलवार के बारे में आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुरूप हो। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है, तलवार की ऊर्जा को इसमें समाहित किया जा सकता है क्योंकि यह तलवार शक्ति का आधार बनती है, जिससे इसकी शक्ति बढ़ती है।